आपने पढ़ाना शुरू कर दिया क्या सर? क्योंकि वॉइस नहीं आ रही है। Not yet. I'm just waiting for the persons being connecting. So let's wait for 5 more minutes, and then we will start the session. ओके। Law of Proximity. Okay, guys. So now we will start the session. And hello, everyone. I hope everyone is doing good. And good evening to all. Good evening, Himanshu. And Good evening. गुड thank you. इवनिंग। तो आई होप जिन्होंने कल ज्वाइन किया था वो सब आज हैं, मुझे नहीं पता। एंड जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, डोंट वरी, वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जो यस्टरडे की जो लाइव सेशन था उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन था साइकोलॉजी के रिगार्डिंग। आप वो खुद से पढ़ सकते हो जिसने प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं की है, और आज से जो सेशन है वो रिकॉर्डेड है। वंस एवरीथिंग विल बी डन, अरे इट विल आता बी मीटिंग अपलोडेड ऑन चालू यूट्यूब। आहे बाहेर बघा. अगं बघितलंय ना मी टाकीत ना काढ पिल्लू पिल्लू बघा अंधारे मध्ये. And one more thing I would like to ask you, you can put yourself on mute, everyone excluding me, so that there will be no background sound and I can teach without any disturbing sounds. So you can put yourself on mute. And now we have 17 peoples right now. Maybe within 5 to 10 minutes, more peoples will join. So I will start. तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है परसेप्शन। अगर किसी को पता हो इसके बारे में तो बता सकता है कि परसेप्शन क्या होता है। If anybody knows, they can unmute and explain. किसी ने पढ़ा है पहले ये इंट्रोडक्शन 101 टू साइकोलॉजी? किसी ने कोर्स पढ़ा है पहले ये, या सब पहली बार ही पढ़ रहे हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम ही रीड कर रहे हैं अभी। ओके मैंने तो नहीं पढ़ा। First time. ओके, फाइन, नो इश्यूज. I will start and I will try my best to explain everything from basics and fine. So आज का टॉपिक है परसेप्शन एंड यूनिट 3 में आता है आपका मीनिंग्स, लॉस, परसेप्चुअल कंस्टेंसेस एंड फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन। एंड ब्लॉक 2 में हमारे पास 2 यूनिट्स हैं, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, दोनों परसेप्शन के ही रिगार्डिंग है। कंटेंट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा अभी। तो इसमें मेनली हमारे पास है परसेप्शन, way to understand the world. Here we will get the definition of the perception. Perception क्या होता है, हमें क्यों इसकी जरूरत है, और हमें आगे कैसे ये बेनिफिट करता है। परसेप्शन का हमें समझना है कि हमें परसेप्शन का मीनिंग क्या होता है। अगर हम परसेप्शन का मीनिंग और लिटरल मीनिंग अगर बात करें परसेप्शन की, सो परसेप्शन बेसिकली मीन्स नजरिया, कि हम कैसे विजुअलाइज करते हैं चीजों को, कि हमें कैसे पता है कि ये चीज ऐसे होती है, या हमें कैसे पता है कि भाई
मैं इस चीज को ऐसे देख रहा हूँ और इसका मीनिंग ये होता है। परसेप्शन का मतलब है धारणा, कि हमारी क्या धारणा है दुनिया को लेके, को कैसे बनी है, कि हम कैसे चीजों को देखते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे ये जानते हैं कि जो वर्ल्ड है वो ऐसे काम करता है और ऐसे होता है, ये सब चीजें ऐसे एक्सप्लेन्ड है। तो ये सब परसेप्शन का मीनिंग है। अब परसेप्शन कैसे कैसे होता है ये हम साइकोलॉजी के अंडर पढ़ेंगे, बिकॉज साइकोलॉजी में परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्योंकि साइकोलॉजी में तुम्हें पता ही है कि आगे हमें सिर्फ ह्यूमन माइंड के बारे में ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना होता है। बायोसाइकोलॉजी में भी हम यही पढ़ेंगे। परसेप्शन में हमें ये जानना है कि लोग कैसे सोचते हैं और फिर कैसे समझते हैं चीजों को माइंड में, और कैसे फिर इंटरप्रिटेट करते हैं। इंटरप्रिटेट मतलब कैसे हम एक्शंस लेते हैं समझने के बाद। तो ये सब परसेप्शन के अंदर आता है। अदर देन दिस वी हैव अ सेंसेशन, कि हम चीजों को सेंस कैसे करते हैं, सेंस करने के बाद ही हमें कुछ परसेप्शन होता है कि हम ठीक है, हमने जो सेंसेस हैं हमारे, मैंने कल भी बताया था वी हैव 5 सेंसेस। एग्जांपल आईज, नोज, टंग एंड योर स्किन एंड वन मोर थिंग इज देयर, आई डोंट नो, किसी को पता है तो बता सकता है। तो हमारे बेसिक 5 सेंसेस होती हैं जो हमारे सेंसेस के लिए काम करती हैं, जिसके बाद हम परसेप्शन में उसको यूज करते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है रोल ऑफ अटेंशन इन परसेप्शन, कि परसेप्शन में अटेंशन का क्या रोल होता है, कि हमें कितनी अटेंशन देनी चाहिए। अगर हम अटेंशन नहीं देंगे तो परसेप्शन हमारा गलत भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जेस्टाल्ट प्रिंसिपल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। If we talk about perception, so there are 3 scientists from Germany, and they have found some principles which explain how we interpret, how we observe observe anything, any object, and how we visualize, कैसे हम देखते हैं चीजों को। ये तो ये सब इसके अंदर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें लिख देता हूँ। बाकी इसको अच्छे से पढ़ना ज्यादातर, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा चांसेस है एग्जाम में आने के। इसके बाद हमारे पास है परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी। तो ये परसेप्शुअल से परसेप्शन के रिगार्डिंग ही है कि वहाँ पे क्या क्या चीजें हमें मैटर करती है, हम साइज को कैसे देखते हैं, शेप को कैसे देखते हैं, कलर और ब्राइटनेस हमें कैसे विजुअलाइज होती है। इसके बाद आता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन, कि परसेप्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हमारे जो नजरिया है देखने का चीजों को, वो किस किस चीजों की वजह से अफेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की वजह से हमारे परसेप्शन में क्या डिफरेंस आता है। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, कि हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमारे परसेप्शन कैसे चेंज होते हैं। इफेक्ट ऑफ इमोशंस, इफेक्ट ऑफ स्टिमुलस कैरेक्टरिस्टिक्स, इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड इफेक्ट ऑफ कल्चर। सो देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स which affect the perception regarding all the objects we visualize. तो हम इसको शुरू करते हैं। नाउ वी हैव 18 पीपल्स इन द सेशन राइट नाउ। तो बीच में किसी को भी अगर कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो, तो दे कैन आस्क फ्रीली विदाउट एनी हेजिटेशन। मैं स्टार्ट करता हूं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा एक चीज, कि परसेप्शन अगर कहें तो बहुत इजी है, कुछ है नहीं खास इसमें समझने के लिए। बट इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स एंड इफ यू थिंक दैट यू विल डू फर्दर स्टडीज with the same course, then this is really important. We need to understand the perception very deeply. कि जितना हमें ये समझ में आएगा ना, ये वाला कोर्स जितना समझ में आएगा, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, उसके बाद ही हम कोई भी सब्जेक्ट इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये बेसिक वाला है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ाना भी चाहता हूँ, कि ताकि समझ में आ जाए सबको। तो परसेप्शन जो यूनिट है हमारी, इन्होंने स्टार्ट किया है, एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से स्टार्ट किया है कि कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल में क्या है। So here in the introduction it says, I pondered deeply then over the adventures of the jungle, and after some work with the colored pencil, I succeeded in my making my first drawing. So यहाँ पे कुछ एक लड़का है, वो बोल रहा है कि मैंने एक ड्राइंग बनाई है, and it looked like this. उसने एक ड्राइंग बनाई है, वो ऐसी दिख रही है। ठीक है। तो अब उसने क्या किया, उसने किसी से पूछा कि मैंने ना ये ड्राइंग बनाई है, तो तुम इसको देख के डर तो नहीं रहे। तो उस दूसरे आदमी ने कहा कि नहीं, इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक हैट की फोटो है। इट सीम्स लाइक अ हैट, राइट। जो हैट होती है ना, टोपी जो साइड में जो प्लेट्स होती है, वैसे आपको ये दिख रही होगी। तो जिसने ड्राइंग बनाई थी उसको ये लगा, यार मैंने तो ये हैट तो बनाई ही नहीं थी, मैंने तो कुछ और ही बनाया था, लेकिन इसको तो कुछ और ही लग रहा है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे कंक्लूजन ये निकला कि जो हम सोचते हैं, जो हम सोच के हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि सबको वो समझ में आए, सबको वही नजरिए से दूसरे लोग भी देखें जिस नजरिए से हम देखते हैं। तो इससे ये चीज एक्सप्लेन हुई। देन
You see, but they answered, frightened? Why frightened? Why should anyone be frightened by a hat? तो दूसरे लड़के ने जवाब दिया था कि भाई कोई भी क्यों डरेगा किसी भी हैट को देख के, ये तो हैट की फोटो है। देन वो लड़का क्या बोलता है, माई ड्राइंग वॉज नॉट ए पिक्चर ऑफ ए हैट, इट वॉज ए पिक्चर ऑफ ए बोआ constrictor digesting an element. This is a name of an you can say insect or animal जिसने क्या किया, digesting an element, जो animal को elephant को खा के बैठा है, elephant है इसके अंदर। तो उसने क्या किया, but since the group up were not able to understand it, I made another drawing. तो उस लड़के ने क्या बोला, यार इस तो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा, तो मैं क्या करता हूँ, दूसरी ड्राइंग बनाता हूँ। तो उसने क्या किया, ऐसे बना दिया, फिर इसको इसके अंदर हाथी अलग से बना दिया, एलिफेंट की शेप उसने अलग से दे दी। अब समझ सकते हैं, अब मुझे ज्यादा ही क्लियर है कि नहीं यार, हैट की फोटो तो नहीं है, ये कोई ऐसे एनिमल है जिसने क्या किया हुआ है, एलिफेंट को डाइजेस्ट किया हुआ है, एलिफेंट को अपने पेट के अंदर मतलब खा रहा है उसको। तो ये इसका मीनिंग है। तो यहाँ से हमें बस एक आइडिया लगता है कि जो हमारे सेंसेस हैं, जो हमारे परसेप्शन है, जो हमारा देखने का नजरिया है, इट इज नॉट नेसेसरी कि सबका भी वो हो। सो दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस एग्जाम्पल। तो अब शुरू होता है कि परसेप्शन क्या है, और ये एग्जाम्पल है, इन्होंने लिया गया है, ये एग्जाम्पल कौन सी बुक से लिया है, ये बुक का नाम दिया हुआ है जो अब अबव एग्जाम्पल है, द लिटिल प्रिंसेस 1943 बाय एंटोनी डी सेंट एक्सप्लोरी। सो ये एग्जाम्पल इस बुक से लिया हुआ है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन लीव इट। Otherwise, the next lines which I have highlighted with the yellow color, it is basically the definition of the perception. And what is the exact definition of the perception? You can see, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। It is not necessary that our understanding of a stimulus will be shared by others also. The world around us is complicated, and so is the process of knowing it. The psychological process responsible for our interpretation of the world is known as perception. तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये बोल रहा है कि इट इज नॉट नेसेसरी, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मेरी समझ है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, विल बी शेयर्ड बाय अदर ऑल्सो, कि वही अंडरस्टैंडिंग दूसरों की भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। और यही प्रोसेस, क्या प्रोसेस, जिसमें हम जानते हैं कि जो दुनिया है हमारे चारों तरफ, द वर्ल्ड अराउंड अस इज कॉम्प्लिकेटेड। इससे हमें ये पता चलता है कि सबकी परसेप्शन अलग अलग है, जितने भी ह्यूमन बींग्स है सब अलग अलग तरह से सोचते हैं, अलग अलग तरह से चीजों को देखते हैं। तो इसीलिए इसी साइकोलॉजिकल प्रोसेस को जानने में, कि समझने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं परसेप्शन। And you can see the last line, the psychological process responsible for our interpretation of the world is known as perception. अब यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, एक तो इंटरप्रिटेशन, एक आता है स्टिमुलस। मुझे लगता है कि बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन नहीं पता जिसको, उसको मैं बता देता हूँ कि स्टिमुलस और इंटरप्रिटेशन क्या होता है। स्टिमुलस इज बेसिकली ऑर्गन इन आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन में एक छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनका काम होता है, क्या काम होता है, कि हम चीजों को जो देख रहे हैं ना, कि मैं अभी, जैसे मैं अभी अपनी स्क्रीन को देख रहा हूँ, तो इस स्क्रीन को मैं देख रहा हूँ, तो ये सेंसेस मेरे माइंड में थ्रू स्टिमुलस के अंदर स्टोर होती हैं, और मेरा ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है, कि मुझे पता है, मैंने देख तो लिया ये स्क्रीन, अब मेरे माइंड में जाने के बाद उसको ये पता चला कि हाँ ये कंप्यूटर है। अगर ये कंप्यूटर है, ये फिक्स हो गया मेरे माइंड के अंदर, उसके बाद मैं कंप्यूटर पे वर्क कर रहा हूँ। तो स्टिमुलस बेसिकली एक ऑर्गन है जो एक रिसीवर की तरह काम करता है। जैसे हमारे मोबाइल में होता है, रिसीवर होता है ना, जैसे हम वाईफाई ऑन कर दिया और हम हॉटस्पॉट ऑन करते हैं। हॉटस्पॉट का बेसिकली क्या मीनिंग होता है? हॉटस्पॉट इज ए रिसीवर ऑफ वाईफाई सिग्नल्स। हॉटस्पॉट हम ऑन करते हैं तो वाईफाई सिग्नल्स हम रिसीव कर पाते हैं। अगर हम हॉटस्पॉट ऑन नहीं करेंगे तो हमारे वाईफाई के सिग्नल्स वो रिसीव ही नहीं करेगा फोन, हम वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, सॉरी शेयर नहीं कर पाएंगे, तो वाईफाई को शेयर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही रिसीवर, और क्या कहते हैं उसको, इसी को बोलते हैं। तो ये ही ऐसे ही हमारा स्टिमुलस हमारे माइंड में वर्क करता है, वो रिसीवर की तरह काम करता है। अगर वो काम नहीं करेगा तो हम चीजों को विजुअलाइज ही नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारे सामने क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और हम एक प्रॉपर डिसीजन पे पहुंच ही नहीं पाएंगे कि हमें करना क्या है। हमें देख तो लिया, लेकिन हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अगर हमारे स्टिमुलस जो हमारे अंदर माइंड के अंदर होते हैं, उनका बेसिकली यही काम होता है, चीजों को देखना, समझना, और ब्रेन को बताना कि भाई तुझे ऐसा करना है। खाली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको दे दिया, ब्रेन आगे फंक्शन करता है कि ठीक है, मुझे पता चल गया ये चीज ऐसे है, अब मुझे इंटरप्रिटेट करना है। इंटरप्रिटेट मतलब फाइनल जो हम एक्शन लेते हैं, जो फाइनली जो हम एक्शन लेंगे उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन का मीनिंग ये है कि जब हम विजुअलाइज कर लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं, उसके बाद जो एक्शन लेते हैं उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है द साइकोलॉजिकल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर आर इंटरप्रिटेशन। जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है चीजों को देखने का, समझने का, और उसके बाद जो हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, इसी को बोलते हैं परसेप्शन।
और इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि दिस यूनिट विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, सेंसेशन, रोल ऑफ अटेंशन इन द परसेप्चुअल प्रोसेस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अगर कोई इशू है तो मुझे पूछ लो, बिकॉज दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन। फिर हम इसके बाद आगे शुरू करते हैं। क्लियर है यहाँ तक तो। क्लियर है ना? चलो ठीक है। अगर कोई बीच में इशू हो, समझ में ना आए, या मैं कोई फास्ट बोल रहा हूँ, तो प्लीज मुझे बता देना। मुझे पता नहीं चलता कि भाई तुम्हें स्लो पढ़ने का जी ज्यादा जी मन करता है या फास्ट। बता देना कोई भी किसी को इशू हो, तो मैं वैसे ही ठीक ट्राई है। करने की कोशिश करूंगा। सो नाउ द सेकंड थिंग इज परसेप्शन, अ वे टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन हमारी धारणा है। क्या धारणा है? कि हम दुनिया को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, हम दुनिया को कैसे समझते हैं, हम आसपास की चीजों को कैसे समझते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। इतना जो बड़ा पैराग्राफ है, इसमें सिर्फ एग्जांपल दिए हुए हैं। डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दी, डेफिनेशन क्या होती है। इसको उन्होंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके इसमें बताया हुआ है। तो मैं एग्जांपल अगर आपको बताऊं, तो इन्होंने बताया हुआ है, टेक अ लुक अराउंड द रूम इन विच यू आर सिटिंग राइट नाउ। कि अपना जो आप जहाँ पे बैठे हो, जहाँ पे अभी, तो उसमें अराउंड सब जगह देखो। व्हाट यू कैन सी: वॉल्स, द कलर ऑफ द वॉल्स, फैन, पंखा, लाइट, द साउंड ऑफ द फैन, books kept in the racks, and many more things. Your awareness about all those stimuli is the result of a higher mental process called perception. तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये कह रहा है, योर अवेयरनेस अबाउट ऑल दो stimuli is the result of a higher mental process called perception. तो जो हमारी अवेयरनेस है, क्या अवेयरनेस? कि भाई ये तो फैन है, ये लाइट है, ये बुक है, और ये कोई भी कंप्यूटर है या कोई भी सामान है, उस चीजों को समझने की जो अवेयरनेस है, उसी को हम क्या बोलते हैं? परसेप्शन बोलते हैं, कि हमारी धारणा। तो ये आगे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे अभी बताऊंगा नहीं, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है इन्होंने, कि हम कैसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कि कौन सी परसेप्शन हमारी एक्सपीरियंस के हिसाब से होती है, कौन सी परसेप्शन हमारी प्री डिफाइंड होती है। जैसे मैं एग्जांपल लूं कि एक बुक रखी हुई है सामने, तो ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कि हम ऐसी कोई ऑब्जेक्ट को हम बुक कहेंगे। तो इसमें हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इनबिल्ट है दिमाग के अंदर, कि हाँ भाई इसको तो हम बुक ही बोलते हैं, उसमें हमें नहीं सोचना है। लेकिन कुछ परसेप्शन क्या होते हैं? कुछ परसेप्शन होते हैं हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, कि भाई कोई जैसे लोग होते हैं बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, और कोई लोग होते हैं अपने आप को बहुत ज्यादा सेफ रखते हैं, कि नहीं यार मेरे को रिस्क नहीं लेना, मेरे को दिक्कत हो जाएगी आगे, या मेरे को ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सबका परसेप्शन अलग अलग होता है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी होता है। तो अलग अलग टाइप्स होते हैं, आगे एक्सप्लेन करेंगे इनको अच्छे से। So now the important lines which I have underlined with the yellow color, it says perception help us in the interpreting our world. सेम वही वाली लाइन आ गई जो पहले बता रहा था। परसेप्शन हेल्प करती है हमें इंटरप्रिटेट करने के लिए दुनिया के साथ, एंड दस हेल्प अस इन मेकिंग एन अप्रोप्रिएट डिसीजन। और इसी से हम क्या करते हैं? अपना डिसीजन बनाते हैं। फ्रॉम व्हाट ड्रेस टू वियर टू हाउ टू क्रॉस द रोड। अभी कह रहा है कि हमें क्या ड्रेस पहननी है, क्या हमें कैसे हमें रोड क्रॉस करनी है, सारा हमारा परसेप्शन होता है। सो perception is a process of selecting, organizing, and interpreting the sensory information based on the previous experience, others experience, need or expectation. तो ये मेन लाइन है, ठीक है। इसको मैं बता देता हूँ। तो परसेप्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं, चीजों को सिलेक्ट करते हैं कि हमें किसकी जरूरत है अभी के लिए। जैसे मैं आगे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, चलो बताता हूँ उसको। सिलेक्ट करके पहले चीजों को सिलेक्ट करना है कि हमें क्या इंपॉर्टेंट काम करना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें ब्रेन के सेंसेस को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ अभी, तो अगर मैं पढ़ रहा हूँ, तो मेरे माइंड में जो पढ़ने वाले स्टिमुलाई हैं, जो पढ़ने में रिस्पॉन्सिबल हैं, जो मेरी हेल्प करते हैं, मेरे को उन्हीं को एक्टिव रखना पड़ेगा। अब जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को खाली अपने स्टिमुलाई, जो मैं टीच करने वाले स्टिमुलाई है, उन्हीं को एक्टिव रखना पड़ेगा। अगर मैं कुछ और सोचता रहूंगा बैठे बैठे, कि यार मुझे कल वहां जाना है, मुझे तो इस पार्टी में जाना है, मुझे फ्रेंड्स के साथ वहां घूमने जाना है, तो मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा अलग अलग जगह में। तो सिलेक्टिंग इज अ प्रोसेस, डिपेंड्स ऑन योर एक्शन, व्हाट एक्शन यू आर गोइंग टू टेक। तो पहले हमें सेलेक्ट करना होता है कि हमें ब्रेन के ये पार्ट्स को, या ब्रेन के अंदर जो ये स्टिमुलाई है, उनको एक्टिव रखना है, और बाकी को भूल जाना है। तभी मैं वो काम कर पाऊंगा। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को। सिलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं, और पैटर्न बनाने के बाद हम क्या करते हैं? इंटरप्रेटेट करते हैं। फिर हम एक्शन लेते हैं, उसके बाद हम एक्शन लेते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है। आगे इसको डिटेल में बताया गया है कि परसेप्शन में हम कैसे कैसे क्या प्रोसेस है परसेप्शन का। तो सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, ये हमारा प्रोसेस है परसेप्शन का।
द सेंसरी इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस, तो क्या हो सकता है उसके बाद हमारा रिजल्ट जो आएगा, जो इंटरप्रेट हम करेंगे, वो किस बेसिस पे होगा? एक तो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हो सकता है, या फिर दूसरों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे हो सकता है। इसका एग्जांपल दूं कि भाई जो एग्जांपल जो मेरे माइंड में भी आ रहा है कि पता नहीं बहुत सारे लोग गए हैं कि नहीं गए हैं, जैसे जो राजस्थान का भानगढ़ का किला है, उसको बोलते हैं कि बहुत ज्यादा हॉरर है। अब मैं खुद तो नहीं गया हूँ वहां पे, लेकिन मैंने सुना है लोगों के मुंह से कि भाई वहां पे तो ऐसा ऐसा होता है, उस भानगढ़ किले में तो ऐसे भूत होते हैं या रात को हॉरर टाइप एक्टिविटीज होती हैं। तो वो मेरा परसेप्शन नहीं है, वो लोगों का परसेप्शन है, या जो पहले इसी लोगों ने बोला हुआ है। तो मैं भी ऐसा ही सोचूंगा और ऐसा ही सोच के मैं वहां पे नहीं जाऊंगा रात को, जबकि मुझे पता नहीं है, लेकिन लोगों ने ऐसा बोला है, इसलिए मैं वहां पे रात को नहीं जाऊंगा कि भाई लोग ऐसा बोलते हैं वहां पे तो ऐसी ऐसी हॉरर एक्टिविटीज होती है, तो मैं नहीं जाऊंगा। तो हम जो इंटरप्रिटेट करते हैं, जो एक्शन करते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, दूसरों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, हमारी जरूरत पे और हमारी एक्सपेक्टेशन पे कि हम क्या चाहते हैं। इस पे हमारा जो परसेप्शन है वो डिपेंड करता है, हमारा जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है। तो अभी इसमें आगे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। Since our brain is not capable to attend every single detail of the world, it selectively attends only some stimuli. तो ये कह रहा है कि हमारे ब्रेन में ऐसा ऐसा फंक्शन हम कर ही नहीं सकते, कैपेबल ही नहीं है हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग, हमारा माइंड, कि हम सारी चीजों को एक साथ कर सके। नहीं कर सकते ना। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो सिर्फ पढ़ना ही पड़ेगा मुझे, ये नहीं है कि पढ़ते वक्त मैं खाना भी खा रहा हूँ और किसी से बात भी कर रहा हूँ और क्या कुछ और सोच भी रहा हूँ। सारे एक्टिविटीज में एक टाइम पे नहीं कर सकता। जो मुझे एक्टिविटी करनी है उसके अकॉर्डिंग ही मुझे अपने माइंड के स्टिमुलाई को एक्टिवेट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो सब क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यही ये बोल रहा है कि हमारे ब्रेन का जो कैपेबल है वो सिर्फ अटेंडिंग एवरी सिंगल डिटेल्स ऑफ द वर्ल्ड, कैपेबल नहीं है सारे डिटेल को कैप्चर करने के लिए। तो हम सिलेक्ट करते हैं चीजों को कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो ये एग्जाम्पल कैसे इन्होंने बताया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कि हम कोई रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो हम रोड क्रॉस करते हैं तो क्या करते हैं, हम रोड क्रॉस करते हैं तो हम देखते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल रेड है कि नहीं है, उसके बाद कि भाई कोई गाड़ी तो नहीं आ रही साथ में से। हम सिर्फ उसी स्टिमुलाई को एक्टिवेट करते हैं जो रेड लाइट को देखता है, जो गाड़ियों को देखता है। रोड क्रॉस करते वक्त क्या हमने कभी ये ध्यान दिया है कि दूर दूर कौन कौन सी बिल्डिंग है, कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, किसने क्या ड्रेस पहनी है और दूसरा आदमी क्या कौन सी स्टॉल लगी हुई है, क्या बेच रहा है। वो हम ध्यान ही नहीं देते, वो हम बैकग्राउंड में छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। रोड क्रॉस करने के लिए सिर्फ हमें ट्रैफिक सिग्नल देखना है और हमें ये देखना है कि कौन कौन से व्हीकल्स हमारे पास हैं, कौन कौन से क्रॉस कर रहे हैं हमारे साथ में, और बाकी सबको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों? बिकॉज आवर ब्रेन, अगेन वही वाली बात आ गई, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज आवर ब्रेन इज नॉट कैपेबल टू अटेंड एवरी सिंगल डिटेल ऑफ द वर्ल्ड। हम एक टाइम पे सारी डिटेल्स को कैप्चर नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा ब्रेन काम करेगा, अदरवाइज सब कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यही एग्जाम्पल पूरे इसमें बताया गया है, अगर तुम चाहो तो मैं इसको पढ़ सकता हूं। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट यू सिलेक्ट द स्टिमुलाई, ट्रैफिक सिग्नल, मूविंग व्हीकल्स, पीपल। यू नीड टू पे अटेंशन टू एंड ब्लॉक अदर स्टिमुलाई। जैसे अटेंशन मेरे को सिर्फ इन्हीं में देनी है, ट्रैफिक सिग्नल में, मूविंग व्हीकल में, पीपल में, और मुझे नेग्लेक्ट क्या करना है? पार्क व्हीकल्स, जो पार्किंग में व्हीकल लगे हुए हैं, ट्रीज, जो पेड़ हैं, कन्वर्सेशन विद योर फेलोज, पेडेस्ट्रियन एटसेट्रा, जो कन्वर्सेशन लोग कर रहे हैं आपस में, मुझे वो नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। इन दिस वे योर ब्रेन ट्राइज टू फोकस ऑन द टास्क। इसी तरीके से हमारा ब्रेन क्या करेगा, एक टास्क पे फोकस करेगा और फिर क्या करेगा, देन योर ब्रेन ऑर्गेनाइजेस द सेंस। हमारा ब्रेन सेंस करेगा, काम करेगा, समझेगा, लास्टली इट फिगर आउट्स व्हेन इट विल बी द अप्रोप्रिएट टू क्रॉस द रोड सेफली। तो हमारा ब्रेन क्या करेगा, जब हम फोकस करेंगे ट्रैफिक लाइट पे, मूविंग व्हीकल्स पे और सब पे, तो हमारा ब्रेन ये बताएगा कि हाँ, दिस इज द करेक्ट टाइम व्हेन यू कैन क्रॉस द रोड। तब हम क्या करेंगे, सेफली रोड को क्रॉस कर पाएंगे, जब हम एक्टिवली कुछ सेंसेस को काम में लेंगे। अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक हो जाती है, सपोज अगर मैं एक्टिवली काम नहीं कर रहा, मैं ट्रैफिक सिग्नल पे ध्यान दे रहा हूँ, गाड़ियों पे ध्यान दे रहा हूँ, उसके अलावा मेरा और 100 चीजों पे ध्यान है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, राइट? तो इसमें यही लिखा हुआ है, एनी मिस्टेक ड्यूरिंग दिस स्टेप्स कैन कॉज एन एक्सीडेंट। सो ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर दूसरे तरीके से इसको कहा जाए, द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप व्हेन इट इज इनकाउंटर स्टिमुलाई, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। यही मैंने बताया था कि जब परसेप्शन हम करते हैं उसका यही प्रोसेस होता है, पहले सिलेक्ट करना, उसके बाद ऑर्गेनाइज करना चीजों को, और उसके बाद इंटरप्रिटेट करना, मतलब एक्शन लेना। तो ये हमारा प्रोसेस होता है परसेप्शन के लिए। अब यही प्रोसेस इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम कैसे सिलेक्शन करते हैं, और उसके बाद कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, और कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं। यही 3 प्रोसेस यहाँ पे बताए गए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हम सिलेक्शन कैसे करते हैं? सिलेक्शन भी अब क्या है, अलग अलग तरह से होता है।
अभी मैं तुम्हें बताऊंगा। द फर्स्ट स्टेज ऑफ परसेप्शन इज सिलेक्शन, ये मैंने बता दिया है कि फर्स्ट स्टेज सिलेक्शन की होती है। सिंस आवर ब्रेन हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी, ये भी बता दिया कि ब्रेन हमारा लिमिटेड कैपेसिटी में होता है। देयरफॉर इट कैन नॉट अटेंड ऑल द स्टिमुलाई, हम सारे स्टिमुलाई को अटेंड नहीं कर सकते एक ही टाइम पे। वी अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली सिलेक्ट सम स्टिमुलाई एंड इग्नोर अदर्स, हम कुछ स्टिमुलाई को एक्टिवेट करते हैं और दूसरों को इग्नोर कर देते हैं। टू सिलेक्टेड स्टिमुलाई बिकम्स द अटेंडेड स्टिमुलाई, जिसको हम सिलेक्ट करेंगे वही अटेंड करेगा। इसको समझाऊंगा कैसे मैं। जैसे ये वाली फिगर है, इस फिगर अगर तुम सब देखोगे तो जो लोग ब्लैक कलर पे फोकस करेंगे उनको एक एक ट्रॉफी की तरह नजर आएगी, और जो लोग व्हाइट कलर को फोकस करेंगे उनको यहाँ पे दो आदमी नजर आएंगे। देखो यहाँ पे एक ये आदमी है और एक ये आदमी है। सो इट डिपेंड्स कि हम अपने कौन से स्टिमुलाई को वहां पे एक्टिवेट करते हैं। मैं ब्लैक कलर पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ या मैं व्हाइट कलर पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। अगर मैं ब्लैक कलर पे ज्यादा फोकस करूंगा तो मुझे एक अलग शेप नजर आएगी, और अगर मैं व्हाइट कलर पे फोकस करता हूँ तो यहाँ पे एक अलग यहाँ पे शेप नजर आएगी। तो यहाँ पे इस मतलब का क्या हुआ, अटेंड स्टिमुलाई। अटेंड स्टिमुलाई मतलब मैं सोचो कि अगर मैंने सिर्फ व्हाइट कलर को पहले देखा, सबसे पहले मेरा ध्यान गया व्हाइट कलर पे, तो मुझे आदमी नजर आएंगे। आदमी नजर आएंगे तो ये क्या हो गया, मेरा सिलेक्टिव स्टिमुलाई हो गया। उसके बाद मुझे व्हाइट को देखा, ये मेरा सिलेक्टिव स्टिमुलाई स्टिमुलाई हो गया, और मुझे पता चला कि ये मेरा आदमी, ये तो आदमी की फोटो है, तो ये मेरा अटेंडेड स्टिमुलाई हो गया। जिसके बाद मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि हाँ यार यार ये तो आदमी की शक्ल है। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया सिलेक्टिव। तो ये हो गया सिलेक्शन की, हम सिलेक्शन कैसे करते हैं, और ये भी फिक्स नहीं होता है, ये हमारे नजरिए पे डिपेंड करता है कि हम फोकस कहाँ पे पहले फोकस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा सिलेक्शन होता है। तो इसका आगे एक्सप्लेन किया हो गया है, योर इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस टू फिगर्स डिपेंड्स ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि मैं कैसे इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता हूँ। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन इन टर्न्स डिपेंड्स ऑन योर अटेंशन। तो जहां पे मैं अटेंशन दूंगा मुझे वही फिगर नजर आएगी। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि देख तो लिया मैंने, सिलेक्ट तो कर लिया, व्हाइट बैकग्राउंड में देख रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जब मैं उस पर अटेंशन दूंगा तो मुझे आदमी नजर आएगा। और यही होता है ऑर्गेनाइजेशन। जब मैं बोल रहा हूँ ना कि मुझे आदमी नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कि मैंने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। पहले मैंने सिर्फ व्हाइट बैकग्राउंड को देखा था, दिस इज कॉल्ड योर सिलेक्टिव स्टिमुलाई। लेकिन जब मैं एक बात बोल रहा हूँ कि नहीं, यहाँ ये सिलेक्ट करने के बाद ये तो आदमी की फोटो है, दैट मीन्स these are my attended stimuli, मैंने ऑर्गेनाइज करके मैं अटेंडेड स्टिमुलाई से मुझे ये पता चला। तो ये आपका हो गया सिलेक्शन। नाउ द सेकंड प्रोसेस इज ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस स्टेज स्टिमुलाई आर अरेंज्ड मेंटली इन अ मीनिंगफुल पैटर्न। तो ये बताया ना मैंने, अभी स्टिमुलाई ने देख लिया, व्हाइट बैकग्राउंड में देख लिया, उसके बाद जब मैं इसको मीनिंगफुल पैटर्न में अगर मैं अरेंज करूंगा, ऑर्गेनाइज करूंगा, तो मुझे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। दिस प्रोसेस ऑकर्स अनकॉन्शियसली। क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों होता है, मैंने थोड़ी ना सोचा था कि मैं व्हाइट को देखूंगा और व्हाइट को देखने के बाद मुझे आदमी नजर आएगा, ये मैंने नहीं सोचा था। ये ऑटोमेटिकली होता है, अनकॉन्शियसनेसली होता है। कि अगर अगर मुझे नहीं पता था इसमें दो चीजें दिखाई दे रही, तो मुझे सिर्फ आदमी दिखाई देता। एंड सपोज यहाँ पे कोई और लड़का बैठा मेरे साथ, वो बोलता है कि नहीं यार इसमें तो ये ट्रॉफी भी नजर आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर देगा दोनों चीजों को। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अनकॉन्शियस होता है, कि मतलब हमें पता ही नहीं होता, जो चीज हमें पहले फोकस करते हैं जिस चीज पे, वही हमें मीनिंगफुल पैटर्न देता है, और उसी से हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये चीज है। तो यहाँ पे लिखा हो गया है सेक्शन 2.4 डिस्कस द जेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइज हम कैसे करते हैं चीजों को, मीनिंगफुल पैटर्न तक कैसे जाते हैं, तो ये सब एक्सप्लेन किया गया है जेस्टाल्ट प्रिंसिपल में, जो अभी आगे आएगा। तो ये हो गया ऑर्गेनाइज करना। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब ऑर्गेनाइज तो कर लिया, मीनिंगफुल पैटर्न में तो हम आ गए। अब आगे हमें क्या करना है, आगे हमें एक्शन क्या लेना है, वो आता है इंटरप्रिटेशन के अंदर। सो मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूं, इन दिस लास्ट स्टेज मीनिंग इज असाइन टू द ऑर्गेनाइज स्टिमुलाई। मीनिंग हमें मिल गया, वो एक ऑर्गेनाइज स्टिमुलाई में जाएगा ब्रेन के अंदर। इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टिमुलाई इज बेस्ड ऑन वंस एक्सपीरियंस। अब वही वाली बात आएगी, एक्शन लेने से पहले मैं क्या करूंगा, मैं जो भी एक्शन लेऊंगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो मेरे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा कि मैं क्या सोचता हूँ, या फिर किसी और के एक्सपीरियंस जो लोग क्या सोचते हैं उस पर डिपेंड करेगा। उसके अकॉर्डिंग मैं अपना एक्शन लूंगा, या फिर मेरी जरूरत क्या है मैं उसके हिसाब से लूंगा, या फिर मैं क्या मानता हूं मैं उसके हिसाब से एक्शन लूंगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इंटरप्रिटेशन करने के टाइम पे इफेक्ट करते हैं चीजों को। तो ये आपका एक फिगर है, एग्जाम में अगर आप बना सकते हो, अगर आ जाए ऐसा कि हमारा प्रोसेस क्या होता है परसेप्शन का, अगर ये बनाओगे तो इट विल बी रियली गुड फॉर यू, एंड एग्जामिनर विल डेफिनेटली गेट इम्प्रेस्ड विद दिस फिगर। सो इट सेज perceptual input,
इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टिमुलाई एंटर सेंस ऑर्गन, ये पहला स्टेप है। इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टिमुलाई एंटर हमारे सेंस ऑर्गन को एंटर करेगा बाय हमारी आंखों के द्वारा, या फिर हमारे नाक के द्वारा सूंघने से, ठीक है, या फिर हमारे सुनने से कान से, या फिर हमारे जीभ से टेस्ट से, या फिर हमारे स्किन से, जो हमारा टच जो होते हैं सेंस ऑर्गन 5 होते हैं। तो मैं एक बार बता देता हूँ, अभी मेरे को याद आ गए हैं। एक तो होता है आईज, एक होता है नोज, ये सही से लिखा नहीं जा रहा है, रियली सॉरी फॉर दैट। आईज, नोज, ear, skin, ये मेरे ख्याल से पता ही होगा लोगों को मोस्टली। टंग, हाँ ये नॉर्मल है, साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट हाँ और टच। एग्जैक्टली, स्किन एंड अब बच गया ईयर। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक सेंस ऑर्गन है। हम इसको सेंस ऑर्गन क्यों बोलते हैं, इसी से ही हमने सब चीज शुरुआत की है। अगर आंखें नहीं होती तो हमें पता ही नहीं चलता कुछ भी कि दुनिया में क्या है, हम विजुअलाइज नहीं कर पाते। नोज नहीं होती तो हमारा स्मेल हम काम नहीं कर पाते, टंग नहीं होती तो हम टेस्ट नहीं कर पाते, स्किन नहीं होती तो हम कुछ भी फील नहीं कर पाते, अगर ईयर नहीं होता तो हम कुछ सुन भी नहीं पाते। तो ये हमारे बेसिक सेंस ऑर्गन्स हैं, जिससे हम सेंस करते हैं चीजों को, और उसके बाद हम क्या करते हैं, परसेप्शन में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टिमुलाई एंटर सेंस ऑर्गन। इसके बाद क्या करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग। एंड थर्ड क्या आ जाता है, ओवर्ट आउटपुट, कि हमारा उसके बाद बिहेवियर क्या है, हमने क्या एक्शन लिया, हमारा क्या एटीट्यूड है और क्या हमारे बिलीफ है, उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आता है। सो दिस इज द बेसिकली द प्रोसेस और स्टेजेस ऑफ परसेप्शन, यू कैन से। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। मैं सेम टाइम पे ही मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है सब। ओके, तो यहाँ पे कमेंट में दिया है एक लड़के ने कि stimuli is other thing which excite us to react. It is not a part of brain. I know man, it is a biological term, लेकिन मैं अभी easily way में समझा रहा हूँ। अगर मैं एकदम डिटेल में अगर बायोलॉजी में जाऊंगा तो हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। इसको एक्सप्लेन करके हम बायोसाइकोलॉजी जो हमारा नेक्स्ट कोर्स है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। नाउ वी आर हेयर टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। बेसिक समझने के लिए सिर्फ हमें बेसिक बेसिक चीजों को कैप्चर करना है अभी, उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे। इसलिए बायोलॉजिकल टर्म है, मुझे पता है कि सब लोग बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से तो होंगे नहीं, बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड से आए होंगे, तो डिफिकल्ट हो जाएगा हम पूरा बायोलॉजिकल टर्म में अगर इसको डिफाइन करेंगे। तो स्टिमुलाई या फिर स्टिमुलस तुम्हारा यही होता है जो हमारे रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंसरी ऑर्गन्स की तरह काम करता है ब्रेन में, जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उसके बाद ब्रेन ब्रेन तक पहुंचाता है, और उसको बोलता है कि इस एक्टिविटी के लिए ये काम हमें आगे ऐसे रिस्पॉन्ड करना है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड स्टिमुलस और स्टिमुलाई। इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले तुम ये समझ लो, बायोसाइकोलॉजी में पूरे हमारे बायोलॉजिकल टर्म ही आएंगे। अगर किसी ने देखा हो, असाइनमेंट अगर बनाया हो, तो उसके अंदर ब्रेन के सारे पार्ट्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, तो वो हमें आगे आ जाएगा। अब इसके बाद आता है कि थियोरेटिकल अप्रोचेस टू द परसेप्शन, कि थियोरेटिकल अप्रोच क्या होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका इतना यूज भी नहीं है, एक बस एक थ्योरी है। ठीक है, तो इसको मैं बता देता हूँ क्या है थियोरेटिकल अप्रोच है, वो तो प्रैक्टिकल हो गया। थियोरेटिकल अप्रोच है, टू टाइप्स का होता है, टॉप डाउन प्रोसेसिंग अप्रोच एंड द नेक्स्ट इज बॉटम अप प्रोसेसिंग अप्रोच। तो यहाँ पे दो तरह के प्रोसेस है, बॉटम अप और टॉप डाउन प्रोसेसिंग। तो पहला है डायरेक्ट होता है, बॉटम अप जो होता है वो डायरेक्ट होता है, और जो टॉप डाउन है वो इनडायरेक्ट होता है, परसेप्शन। और इसमें क्या होता है, परसेप्शन इज अ डाटा ड्रिवन प्रोसेस, इज दैट स्टिमुलाई कैरीज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू द इंटरप्रेटेड मीनिंगफुली एंड वी डोंट नीड एनी रिले ऑन आवर एक्सपीरियंसेस। तो ये क्या होता है, एक डायरेक्ट जो हमारा एक्सपीरियंस होता है ना, कि मतलब एक्सपीरियंस की हमें जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने भी बताया था कि ये जो कंप्यूटर रखा हुआ है मेरे सामने, मुझे पता है कंप्यूटर है, तो मैं इस पे बहस थोड़ी ना करूंगा कि ये कंप्यूटर क्यों है, क्योंकि भाई जिसने बनाया था उसने नाम रख दिया इसका कंप्यूटर, तो मेरे दिमाग में फीड हो गया कि इसको हम कंप्यूटर ही बोलते हैं। मेरे को ये जानने के लिए कि इसको कंप्यूटर क्यों बोलते हैं, मुझे अपने एक्सपीरियंस को चेक करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने एक्सपीरियंस को चेक नहीं करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों बोलते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ परसेप्शन इज डायरेक्ट, जहाँ पे हम डायरेक्ट हम बोल सकते हैं हाँ दिस इज दिस। और नेक्स्ट उसमें क्या है, टॉप डाउन प्रोसेसिंग में क्या होता है, वो हमारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ही हम रिएक्ट करते हैं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, परसेप्शन इज एन एक्सपीरियंस ड्राइवन प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है, जो परसेप्शन होता है एक्सपीरियंस ड्राइवन प्रोसेस होता है, यहाँ पे एक्सपीरियंस की हमें जरूरत पड़ती है। स्टिमुलाई डू नॉट हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन to be interpreted meaningfully and therefore we need
to rely on our experiences. अभी इसमें क्या कह रहा है, स्टिमुलाई ने इंफॉर्मेशन तो दे दी हमारे ब्रेन तक विजुअलाइज करके सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा, लेकिन उसके बाद अब मैं करूं क्या, ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल रही, तो मैं क्या करूंगा, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि यार मैं ये करता हूँ। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, अगर रात को मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, या फिर हम बच्चों को बोलते हैं कि भाई तुम ट्रेन में जा रहे हो तो अननोन पर्सन से कोई चीज मत लेना, तो ये क्या होता है, एक्सपीरियंस बेसिस पे होता है, जरूरी थोड़ा ना कि वो ऐसा कुछ गलती कर रहा होगा, लेकिन एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम उसको क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉप डाउन प्रोसेसिंग। तो ये जो बॉटम अप प्रोसेसिंग है, ये दिया था जे गिब्सन वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट ऑफ दिस व्यू। और जो नेक्स्ट है ये दिया था रिचर्ड ग्रेगरी वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट ऑफ दिस व्यू। तो ये इस साइंटिस्ट, इस साइकोलॉजिस्ट ने दिया था इसके बारे में, और इसके बारे में दिया था जे गिब्सन ने। तो ये हो गया। अब आ जाता है सेंसेशन। तो सेंसेशन, जैसे मैंने तुम्हें बताया, सेंसेशन में हम यही सब 5 चीजें हम यूज करते हैं, और हम सेंस कैसे करते हैं, और सेंसेशन प्रोसेस कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, कैसे कैसे हम बाद में आउटपुट तक पहुंचते हैं। तो येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो हियर सेंसेशन इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट वी एस्टेब्लिश विद आवर फिजिकल एनवायरनमेंट। तो ये बताया था सेंसेशन क्या है, फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है, फर्स्ट जैसे हम दुनिया की अलग अलग चीजों को फील करते हैं, या उनको देखते हैं, उनको समझते हैं। तो सेंसेशन इज द फर्स्ट प्रोसेस। इसके बाद कह रहा है इट फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फॉर्म ऑफ सेंसरी स्टिमुलेशन इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साउंड वेव प्रेशर एंड हाउ दिस इनपुट्स आर रजिस्टर्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन्स द आई ईयर्स नोज टंग एंड स्किन। तो क्या करता है जो हम स्टिमुलेशन जो होता है सेंसरी, क्या करता है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गए, साउंड वेव्स हो गए, प्रेशर हो गए, तो यहाँ पे थोड़ा साइंटिफिक टर्म में लिखा हुआ है, लेकिन तुम कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक वेव्स होती हैं जिसको हम फील कर सकते हैं, साउंड वेव हमारी जो साउंड की वेव्स होती है जो हम सुन सकते हैं, प्रेशर हो गया, ये सब चीजें क्या है, सेंसरी ऑर्गन से हम फील करते हैं। एंड हाउ दिस इनपुट आर रजिस्टर्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन हम कैसे इनको एक्सेप्ट करते हैं और कैसे उनको रजिस्टर करते हैं और कैसे हम आगे काम करते हैं, तो ये सारा प्रोसेस हो जाता है सेंसेशन। सो देयरफॉर द सेंसेशन कैन बी अंडरस्टूड एज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट यूजिंग आवर सेंसेस एंड देन ट्रांसमिटिंग इट टू द ब्रेन फॉर फर्दर प्रोसेस, परसेप्शन, जिसको हम बोलते हैं परसेप्शन। तो ये हमारी डेफिनेशन हो जाती है, यहाँ से लेके सेंसेशन की हो जाती है डेफिनेशन। ये सेंसेशन क्या है, सेंसेशन प्रोसेस है समझने का, जहां पे हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं हमारे एनवायरनमेंट के बारे में अपनी सेंसेस के द्वारा, और उसको क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं ब्रेन को, किसके लिए, आगे के प्रोसेस के लिए, और जो जिसको हम क्या बोलते हैं, परसेप्शन। परसेप्शन ही बोलेंगे, आगे हम जो भी काम करेंगे उसको हमारा परसेप्शन बोलेंगे। अब ये कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन व्हिच ऑकर्स अनकॉन्शियसली विल इंटरप्रेटेड दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन टू मेक अ सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड। तो जो परसेप्शन का प्रोसेस है जो अपने आप ही होता है, हमें नहीं पता होता, जो हम पहले फोकस हो जाता है उसी को हम फर्स्ट सिलेक्टिव स्टिमुलाई बोलते हैं। इससे ही हम आगे क्या करते हैं, सेंस करते हैं वर्ल्ड को। तो सेंसेशन का प्रोसेस क्या है, ये पढ़ने से अच्छा मैं आपको ये बता देता हूँ डायरेक्ट। तो हमारा सेंसेशन का क्या होता है, बेसिकली 3 प्रोसेस होते हैं। एक तो हो गया रिसेप्शन, तो बेसिक वही चीज है जो मैंने एक्सप्लेन किया ना अभी, डीप, थोड़ा डीप में इसको एक बताया गया है। रिसेप्शन क्या करता है, रिसेप्शन फर्स्ट स्टेप है, ये क्या करता है, the process of receiving information in the form of light, heat, other physical energy by our sense organs। तो ये हो गया रिसेप्शन। हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से बताए थे, आईज, नोज, ईयर्स, स्किन और हमारी जो टंग होती है, ये जब चीजों को फील करती हैं, एब्जॉर्व करती है, रिसीव करती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिसेप्शन। यहाँ तक रिसेप्शन का काम खत्म। अब हमने फील कर लिया, विजुअलाइज कर लिया, सेंस कर लिया, उसके बाद क्या होता है, द नेक्स्ट स्टेप इज नोन एज transduction, the process of converting received physical energy into electric impulse or energy which refers to the language and which can be interpreted by our brain and nervous system। अब ये क्या कह रहा है, जो हमने सेंस किया उसके बाद वो सेंसेस करके ब्रेन में एक जाता है ना, इलेक्ट्रिक इंपल्स बोलते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाएगी, और जो हमारी लैंग्वेज है, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, जो भी अदर लैंग्वेज बोलते हैं, उस इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में हमारे दिमाग में स्टोर होएगी, और फिर ब्रेन क्या करेगा, उसको यूज करेगा आगे इंटरप्रिटेट करने के लिए हमारे नर्वस सिस्टम में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसडक्शन। और जो लास्ट प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन वही मैंने बताया, जो हम लास्ट में जो आउटपुट करते हैं, एक्शन करते हैं, उसी को इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। तो ये क्या कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ द नर्व फाइबर
This converted electric impulse travel to our nervous system for interpretation. और सब चीज गैदर होने के बाद तो हम क्या करते हैं उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं चीजों को। तो ये यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे एक डायग्राम से समझाया गया है इस चीज को। तो स्टिमुलस एनर्जी, सपोज ये कोई डायग्राम है, लाइट साउंड स्मेल एटसेट्रा, ये मेरी आंखों ने देखा, ठीक है। उसके बाद क्या किया, सेंसरी रिसेप्टर्स, आईज ईयर्स नोज एटसेट्रा, तो यहाँ पे आईज से इसने इस चीज को देखा। तो उसके बाद क्या किया, न्यूरल इम्पल्स, इम्पल्स जो इंफॉर्मेशन थी, जो स्टिमुलाई थी, वो एक्टिवेट हो गई यहाँ पे नर्व सिस्टम में। और इसके बाद क्या किया हमने, इस चीज को विजुअलाइज किया, ऑडिटरी क्या है ये, 1 सेकेंड, ऑल्फैक्टरी एरियाज। तो ये क्या करता है आगे, ब्रेन क्या करता है, इसको इन्फॉर्मेशन को गैदर करके यहाँ पे स्टोर कर देता है, जिसको हम यूज करते हैं आगे चीजों को इंटरप्रिटेट करने के लिए, आउटपुट के लिए। यहाँ से देखो, यहाँ से सेंसेशन से लेके यहाँ तक हम पहुंच गए परसेप्शन, यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे परसेप्शन पे। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन गैदर हो गई और आगे हम परसेप्शन कर सकते हैं। मतलब मैं किसी को बोल पाऊंगा, अब मैं किसी को बोल पाऊंगा कि ये क्या चीज थी, ये एक डायग्राम था या फिर एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको मैं देख रहा था। बाद में मैं बोल पाऊंगा, पहले देखा, उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन नर्व सिस्टम में गई, उसके बाद ब्रेन में यहाँ पे स्टोर हुई, उसके बाद मैं बोल पाऊंगा कि हाँ ये यहाँ पे ये चीज है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेंसेशन। आई होप एवरीवन इज गेटिंग द पॉइंट। Yes, Himanshu, clear है। ग्रेट। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रोल ऑफ अटेंशन। अब यहाँ पे बात आती है अटेंशन क्यों जरूरत है, अब परसेप्शन में अटेंशन की जरूरत क्यों है। अब परसेप्शन इज अ प्रोसेस, जरूरी नहीं है वो सही हो या गलत हो, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स, हमारी अटेंशन पे डिपेंड करता है कि हमारी अटेंशन कैसी है। अगर हम सही से अटेंशन नहीं है, अटेंटिव नहीं है, तो परसेप्शन गलत भी हो सकती है, राइट। अगर हमारी अटेंशन एकदम सही है तो हमारी परसेप्शन उसी पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे बेसिकली अटेंशन के बारे में बताया गया है कि अटेंशन का क्या रोल होता है परसेप्शन पे। और यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, द डिश एंटीना वी यूज इन आवर होम रिसीव ऑल अवेलेबल सिग्नल्स फ्रॉम द सैटेलाइट, बट द ट्यूनर ऑफ द टेलीविजन सेट सिलेक्ट्स सिग्नल अकॉर्डिंग टू आवर विशेस। सिमिलरली, ये क्या कह रहा है, similarly our sense can register numerous stimuli at the given time, but attentional process help us in selecting relevant stimuli responsible for perception. तो जैसे डिश एंटीना हम पहले लगाते थे, अब तो नहीं होता, या फिर हम डिश लगा लो, हाँ डिश को अगर हम बात करें, तो वो क्या करता है, वो सारे 200 300 400 चैनल क्या करता है, कैच करता है सैटेलाइट से। लेकिन हम टीवी पे तो एक ही चैनल देखते हैं ना। टीवी तो एक ही चैनल देखते हैं, तो हम इसका मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी आ रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, हम एक ही चीज को क्या करते हैं, टीवी पे शो करते हैं। ऐसे ही सिमिलरली हमारा ब्रेन भी फंक्शन करता है, बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर अटेंशन, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, हम कुछ ही चीजों को, सिलेक्टिव स्टिमुलाई को ही एक्टिवेट करके और चीजों को, रिस्पॉन्सिव चीजों को क्या करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं। तो ये अटेंशन का रोल होता है कि हमें अटेंशन, मतलब हम क्या काम करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम उसी स्टिमुलाई को एक्टिवेट करेंगे। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड अटेंशन। तो अटेंशन यहाँ पे दो तरह के एक्सप्लेन किया गया है, एक सिलेक्टिव अटेंशन, एक होता है सस्टेन्ड अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अटेंशन इज सिलेक्टिवली। It refers to a process by which attention is focused on stimuli of ongoing interest while ignoring the other irrelevant stimuli. तो selective attention मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने अभी एक क्रॉसिंग रोड का एग्जांपल दिया था कि हम ट्रैफिक जो रोड है क्रॉस कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या करते थे, जो हमें जरूरत थी उसको हमने ध्यान दिया, एक्टिवेट कर दिया स्टिमुलाई को, ट्रैफिक सिग्नल को, गाड़ियों को, और जो लोग क्रॉस कर रहे थे रोड पे हमें उन्हीं पे ध्यान था, बाकी सबको इग्नोर कर दिया। तो हमने अटेंशन को क्या किया, अटेंशन को सिलेक्टिव कर दिया, इसकी सिलेक्टिव अटेंशन हमने अप्लाई की, बाकी सबको इग्नोर कर दिया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सिलेक्टिव अटेंशन। और सेकंड आता है सस्टेन्ड अटेंशन। सस्टेन्ड अटेंशन क्या होता है, इट इज अ एबिलिटी to attend to a stimulus for a longer period of time without being distracted। ठीक है, ये ऐसा कह रहा है कि ये अटेंशन वो अटेंशन होती है जब हमें एक ही चीज को बहुत लंबे समय तक अटेंटिवली ऑब्जर्व करना होता है विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। मतलब हमें वहां से ध्यान नहीं भटकाना है, हमें एक ही चीज को बहुत लंबे समय तक पूरे अच्छे से अटेंशन के साथ हमें उसको ऑब्जर्व करना है। और ये सस्टेन्ड अटेंशन कहाँ पे काम आता है, जॉब, जो लोग जॉब करते हैं, जॉब ऑफ लुकिंग एट अ रेडार स्क्रीन रिक्वायर सस्टेन्ड attention। Our attention process help us in doing this kind of
मोनोटोनस जॉब। तो ये कहाँ पे एक्सप्लेन होता है? ये जैसे कुछ लोग जैसे रेडार है, मैं जो साइंटिस्ट है मैं बताऊं, या मिलिट्री वाले लोग हैं, या फिर जो समुद्री जहाज होते हैं, और जो वो क्या करते हैं, उनके पास एक मशीन होती है, और वहां पे जो जॉब करते हैं ना, तो वो क्या, उनको ऐसा काम होता है 24 घंटे उनको स्क्रीन को देखना होता है कि भाई कोई आगे ऐसी कोई यहाँ पे कोई रेडार्स तो नहीं आ रही, कोई दूसरे बंदे तो नहीं आ रहे, कोई अलग सेंसेस तो नहीं आ रही, कोई अलग से कोई वेव तो नहीं आ रही। उनका काम होता है पूरा अटेंशन के साथ उनको पूरे दिन उसको ऑब्जर्व करना होता है। तो उस तरीके के अटेंशन को, उस तरह के अटेंशन को हम बोलते हैं सस्टेन्ड अटेंशन। ठीक है। अब क्या आता है? अब आता है लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने इतना पढ़ लिया, पता है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है कि परसेप्शन हमारा कैसे होता है। लेकिन एक साइंटिस्ट था, एक क्या थे, 3 साइंटिस्ट थे 20th सेंचुरी में, 3 जर्मन साइंटिस्ट। इनका नाम था मैक्स वेर्थमर, वोल्फगैंग कोहलर, and third one is Kurt Kofa, proposed a new principle for explaining perception called a Gestalt principle। ठीक है। तो ये जस्ट प्रिंसिपल इन्होंने एक बनाया था, 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने बस ये बताया था कि हम चीजों को कैसे विजुअलाइज करते हैं, और हमें मतलब क्यों हम कैसे हम चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, और कैसे हमारे कौन से स्टिमुलाई एक्टिवेट होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। हम क्यों, हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सब चीजों को एक साथ ऑब्जर्व नहीं कर पाते, कुछ चीजें हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती है। जैसे मैं अभी बोल रहा था कि वो ब्लैक और व्हाइट वाली फोटो थी, तो मैंने क्या किया, व्हाइट को पहले फोकस किया। तो मैंने क्यों व्हाइट को फोकस किया? ठीक है, क्यों किसी ने ब्लैक को फोकस किया, उसके पीछे क्या रीजन होता है? तो बहुत सारी चीजें होती है, प्रिंसिपल होते हैं कि हम अगर हमें हमारे साथ ऐसा होगा तो हम उस चीज को पहले फोकस करेंगे। तो ये जेस्टाल्ट प्रिंसिपल में बताया गया है। तो मैं इसको ना, ये है, तो ये कुछ इसके 6 प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल मैं बता देता हूँ। हाँ, तो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल तो होता है फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। सेकंड प्रिंसिपल होता है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। थर्ड प्रिंसिपल होता है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। फोर्थ होता है इसका लॉ ऑफ कंटिन्यूटी और गुड कंटिन्यूएशन। फिफ्थ होता है लॉ ऑफ क्लोजर। और सिक्स होता है लॉ ऑफ कॉमन रीजन कॉमन फेट। ठीक है। तो ये हमारे, और इसके बाद भी ये लॉ ऑफ गुड फॉर्म, प्रग्नास। तो ये कुछ इसके प्रिंसिपल हैं, जेस्टाल्ट प्रिंसिपल हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा तुम्हारे 200 मार्क्स में या 250 मार्क्स में या जो भी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैं इनको बता भी दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें एक वीडियो दिखा देता हूँ। ये तुम्हें थोड़ा, उसमें क्या है, उसमें कुछ अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे जो फिगर्स दी हुई है अच्छे से दी नहीं हुई है सारी। तो मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ, बस मुझे ये बता देना कि तुम्हें उसकी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। सर ये क्लास 11th के बुक में भी तो था एनसीईआरटी में। क्लास 11 में साइकोलॉजी में? लेकिन मुझे पता नहीं है, हाँ मैंने जी सर। साइकोलॉजी से नहीं किया ना। अच्छा मैं सर मैंने साइंस। भी नहीं किया, बट मैंने अच्छा ऐसे ही पढ़ ली थी वो। अच्छा अच्छा, मैंने इससे किया है, नॉन मेडिकल प्लस बायोलॉजी। कोई नहीं, एंड आई अभी एम अ पढ़ेंगे सब। कॉमर्स स्टूडेंट। ग्रेट। सो मैं एक वीडियो चला रहा हूँ, मुझे बता देना कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे पता नहीं है, मैं इसमें देखना एक बार। topic, we will go through all the principles one by one with examples. Let's start with our first principle. आवाज आ रही है क्या? हाँ जी सर आ रही है। आ रही है। चलो फिर ठीक है, आवाज आ रही है तो। Notified about these videos one by one वीडियो with देखो खत्म। examples. Let's start with our first principle, figure and ground. अब फिगर एंड ग्राउंड प्रिंसिपल बेसिकली ये बोलता है कि एक टाइम पर आप किसी भी फिगर में या तो उसके फोरग्राउंड को देख सकते हो या तो उसके बैकग्राउंड को देख सकते हो। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो वी कैन इंस्टेंटली नोटिस टू डिफरेंट एनिमल्स इन दिस पिक्चर, अ क्रो इन ब्लैक एंड अ पोलर बियर इन द व्हाइट। सेम वे इन दिस फिगर we can see either a map of Africa or a child and a lady. And this phenomenon is used a lot in graphic design and logo design. Here I am showing you only 2 examples, but there can be many more examples to explore and learn. This is Pittsburgh Zoo logo. Observe the figure and ground principle used. Similarly, look at the FedEx logo. Can you see that they have used a figure and ground relationship to make an arrow in the background using E and X, which basically signifies their company's delivery service? Moving ahead, before we proceed, let's take a look at one of the previous year question. This one question was asked in both the USEED and SEED in 2018. It is asked correct, and because we have similar pattern, and we will discuss what easy aate hain. Next principle is similarity. The principle of similarity states that when things appear to be similar to each other, we group them together, and we also tend to think they have similar function. Here we have NBC logo, और इसमें अगर हम देखें जो बैकग्राउंड में डिफरेंट कलर के जो शेप्स हैं, these are perceived by us as a part of the same group, that is feather coat of the peacock. And here we have an image
in which the neck of the eagle appears to be similar as those cones around it, since both have the same similar shape. And same principle is applied in color, size and texture, और उसके बहुत सारे different examples हो सकते हैं. Next we have closure. According to this principle, when we look at a complex arrangement of visual element, we tend to look for a single recognizable pattern. Here in this figure, we see that we have ample amount of information in the form of these spherical shapes. Now our mind fills in the missing part and we could clearly see the cube. This same law is used in the logos of WWF, USA Networks and etc. Moving ahead, proximity. The principle of proximity states that things that are close together appear to be more related than things that are spaced further apart. यानी कि जो जितने गैप में है वो अलग लगेंगे और जो साथ में है वो लगेंगे एक साथ ही एक ही फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. In the given figure A, the groups are separated by color, but in the figure B, proximity has overpowered the color. अब proximity डिज़ाइन में सिर्फ कलर ही नहीं, शेप, टेक्सचर, पैटर्न, डिज़ाइन से रिलेटेड हर फैक्टर्स को ओवरपावर कर लेती है और इसको हम लोग हर रोज़ अपनी लाइफ में देखते हैं मगर शायद नज़रअंदाज कर देते हैं. And one of the very interesting example is Google search results. As shown here, we can see that how the proximity of text with image separates it from others and makes it a single entity. तो सेम गूगल सर्च में अगर इमेज और टेक्स्ट में डिफरेंस होता बहुत ज़्यादा तो ये आपको रिजल्ट दिखने में कोहेरेंट नहीं लगता और ये आपको सेम एंटिटी नहीं लगती. Hopefully you have understood about proximity. Moving ahead, continuity. Now the principle of continuity states that जब भी हम किसी एलिमेंट को लाइन या कर्व में देखते हैं तो हमारा ब्रेन उसको ज़्यादा आसानी से रिलेट कर पाता है, उसे परसीव कर पाता है कंपेयर टू अगर वो लाइन या कर्व में ना हो. For example, in the image on the left, we see that the black dots in the curve line are more related to red dots on the same curve. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर्व पूरा हो रहा है rather than अगर उसको हम देखें कि सेम कलर से अगर हम उसको रिलेट करने की कोशिश करें, वो यहाँ पे नहीं हो पाता इतनी आसानी से. That's because our eyes naturally follow a line of curve, making continuation a stronger signal of relatedness than any similarity of color. और इसको हम समझ सकते हैं Sun Microsystems के लोगो के एग्जाम्पल से. Here the logo consists only the alphabet U. However, when we perceive them together, it looks like they are forming the word sun all over the four sides of the quadrilateral. So this was continuity. Similarly, in this CNN logo, we can see that our eyes feel the continuity in the white strip along the alphabets. Moving ahead, symmetry and order. This is a very common principle. This principle states that your brain will perceive ambiguous shapes in as simple a manner as possible. That means whenever our brain come across complicated shape, it will break it down into basic geometrical shapes. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ओलंपिक लोगो के इस मोनोक्रोमेटिक वर्जन को देखें तो इट इज सीन एज अ सीरीज ऑफ ओवरलैपिंग सर्कल्स रादर देन कलेक्शन ऑफ कर्व्ड लाइंस. सेम वे, इफ आई आस्क्ड यू अबाउट द इमेज shown on the screen, you will say that it consists of a rectangle, circle and triangle, even when the outlines of each of these figures are incomplete, because these are the simpler shapes for your brain to recognize than the overall image. And that's it for Gestalt principles. These are very important and at the same time very interesting topic to study. Every time you read about it and you will learn something new. So we'll come back in future with more such topics. Until then, keep preparing and keep enjoying. अच्छा लगता So now I think you have seen the video and you understood the concept of Gestalt principle. कुछ basic idea तो लग ही गया होगा, हाँ बेसिक आइडिया है ना? तो जेस्टल्ट प्रिंसिपल में क्या है? जेस्टल्ट प्रिंसिपल बेसिकली ये बताता है कि हम चीजों को विजुअलाइज तो करते हैं, लेकिन हम चीजों को विजुअलाइज कैसे क्यों करते हैं? मतलब हमारी जो आईज है वो कुछ पैटर्न को फॉलो करती है. अगर हमारे सामने वैसा पैटर्न होगा ना तो हम उसी को पहले अट्रैक्ट करेंगे, दूसरे को हम नेग्लेक्ट कर देंगे. तो यही हमारा इसमें प्रिंसिपल बताया गया है कि कैसे कैसे ऐसा होता है. और इफ यू वांट मैं जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि तुम्हें इसमें दिक्कत ना आए. तो इसमें जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल है फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप. फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप में उसमें तुमने देखा होगा तो ये क्या कह रहा है? द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट वी हैव अ टेंडेंसी टू सेग्रीगेट आवर वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ फिगर एंड ग्राउंड. तो हम क्या करते हैं? फिगर और ग्राउंड की फॉर्म में ही चीजों को देखते हैं. जैसे इसमें या तो बैकग्राउंड या फिर फोरग्राउंड. बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का मतलब क्या होता है? बैकग्राउंड मतलब जो बैकग्राउंड में है, फोरग्राउंड मतलब जो सामने है. तो हम जिस चीज को पहले फोकस करेंगे वही हमारे उसमें क्या कहते हैं विजुअलाइज होगा और उसी को एक्टिव स्टिमुलाई के थ्रू हमें मीनिंगफुल पैटर्न मिलेगा और हम एक इंटरप्रिटेशन की तरफ पहुंच जाएंगे. यही होता है हमारा फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप. ठीक है. और इसके बाद आता है प्रॉक्सिमिटी. प्रॉक्सिमिटी होता है कि चीजों को अगर जैसे यहाँ पे इस फिगर में है, इसमें सब एक साथ है, ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है. और यहाँ पे क्या किया हुआ है कि अलग अलग ग्रुप को यहाँ पे 2 के कॉलम को यहाँ पे अलग अलग कर दिया. तो बेसिकली ये लो ऐसा बोलता है कि जो चीजें एक साथ रहती है ना, एक पैटर्न में रहती है और
इकट्ठी हैं, ग्रुप है वहां पे, तो वो ज्यादा हमें रिलेटिव नजर आती है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि दो तो यहाँ पे अलग हैं लाइन, दो लाइन अलग हैं, दो लाइन अलग हैं, जबकि है ये ऐसे ही, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ ये इनका आपस में रिलेशनशिप है, इन सब का इनका आपस में है और इनका आपस में ये अलग अलग है। तो ये हमारे आईज की क्या बोलते हैं, हमारी फंक्शन आईज की हमारी क्या बोलते हैं उसको, कैपेबिलिटी है, और हमारे ब्रेन की कैपेबिलिटी है कि वो इस नजरिए से ही हम देखते हैं सब चीजों को। तो नेक्स्ट इसमें क्या आता है, नेक्स्ट इसमें आता है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, कि जो सिमिलर चीजें होती हैं हम उनको डिवाइड कर देते हैं अपने माइंड के थ्रू। जैसे एग्जांपल अगर इसका दूं मैं, जैसे क्रिकेट मैच होता है, तो उसमें एक टीम की अलग ड्रेस होती है, एक टीम की अलग ड्रेस होती है, तो हम क्या करते हैं, हमारा ब्रेन सबसे पहले मैच में जाते ही उन लोगों को अलग कर देता है कि हाँ ये इस टीम के लोग हैं, इस टीम के लोग हैं, हमारे लिए आसान हो जाता है देखना और समझना। तो ये हो जाता है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी वाले जो एक सिमिलर वाले पैटर्न के हैं वो अलग दिखते हैं हमको, और दूसरे वाले अलग दिखते हैं, हम उनको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये हमारे कुछ आईज के फंक्शन है या ब्रेन के फंक्शन है, तुम ऐसा कह सकते हो। और ये नेक्स्ट क्या कहता है, लॉज ऑफ कंटिन्यूटी और गुड कंटिन्यूएशन। तो ये कह रहा है कि जो उसमें दिखाया था ना, एक ऐसे बनी हुई थी डायग्राम और ऐसे करके था ये करके, ठीक है। तो ये जो लाइन कंटिन्यूटी वाली लाइन है ना, इसको हम ज्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पे ऐसे कह रहा है जैसे ये, अगर एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं, सपोज कि हम तुम बहुत बड़े ग्राउंड में खड़े हो और 100 लोग तो खड़े हैं एक लाइन में, और बाकी 500 लोग खड़े हैं अलग 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 अलग। तो हमारी आईज सबसे पहले अट्रैक्ट किसको करेगी, जो लोग लाइन में खड़े हैं। सबसे पहले हमारी आईज उन लोगों को अट्रैक्ट करेगी जो सब लाइन में खड़े हैं। तो ये हमारी क्या है, हमारी कैपेबिलिटी है आईज की, जो माइंड की, कि हम उसको पहले अट्रैक्ट करते हैं उन सब चीजों को जो कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉलो करती हैं। इसके बाद आता है हमारा लॉ ऑफ क्लोजर। लॉ ऑफ क्लोजर में क्या होता है, लॉ ऑफ क्लोजर में होता है फॉलोइंग इट्स नेम, दिस लॉ शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी में क्या होता है, एक हम रिलेटिव नेचर निकालते हैं कि भाई ये सब आपस में रिलेटिव हैं, एक पैटर्न बना देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम रिलेटिव बनाते हैं। जैसे वीडियो में बताया था, जैसे हम गूगल में सर्च करते हैं या फिर हम जोमेटो से फूड ऑर्डर करते हैं, तो एक साइड फोटोज आती हैं और एक साइड क्या करते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन आता है। तो एक पैटर्न बना देते हैं, उससे क्या होता है, उससे हमको ईजी होता है कि चीजों को समझने में, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ क्लोजर क्या कहता है, लॉ ऑफ क्लोजर कहता है दिस लॉ स्टेट्स दैट वी हैव अ टेंडेंसी टू परसीव स्टिमुलाई एज क्लोज्ड शेप इवन विद सम मिसिंग पार्ट्स, ठीक है। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि जब हमारे पास कोई मिसिंग पार्ट्स है ना, यहाँ पे देखो मिसिंग पार्ट्स है ऐसे करके या फिर ऐसे करके या ऐसे करके, तुमने उसमें भी देखी होगी जो भी मैं वीडियो दिखा रहा था। कुछ मिसिंग पार्ट को भी हम खुद ही से मान लेते हैं कि हाँ यार ये ऐसे दिखा रहा है, इसका मतलब ये इस फिगर में है। जैसे उस अभी जो तुम कर रहे थे, उसमें एक रेक्टेंगल बना हुआ था और यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ था और यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ था, ठीक है। तो ये जो बीच में जो आ गया है यहाँ पे, ये जो ये सब है, अगर यहाँ पे ना हो ना, तो मैं आराम से सोच सकता हूँ कि एक ट्रायंगल के ऊपर सर्कल रखा हुआ है, सर्कल के ऊपर एक रेक्टेंगल रखा हुआ है, तो मैं ऐसा समझ सकता हूँ, जबकि उसमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये नेक्स्ट वाला इसमें कह रहा है लॉ ऑफ कॉमन रीजन कॉमन फेट, ये भी सेम ही चीज बोलता है कि दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट स्टिमुलाई मूविंग इन अ सिमिलर डायरेक्शन आर परसीव्ड एज बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। जैसे हम रोड पे देखते हैं कि एक साइड में गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी वाली एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो ये अंडरस्टूड है। हमारा ब्रेन क्या सोचता है, हमारा ब्रेन ये सोचता है कि भाई ये एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ये वाले एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सो दिस इज योर लॉ ऑफ कॉमन रीजन एंड कॉमन फेट। एंड इसके बाद आता है लॉ ऑफ गुड फॉर्म, प्राग्नास। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें हमें क्या अपीयर हो रहा है, इसमें हमें ये अपीयर हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे सर्कल हैं, 1 2 3 4 5 5 सर्कल है, ये एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन मैं इसको ऐसा भी तो मान सकता हूँ ना कि यहाँ पे तो कर्व बनाया हुआ है, ऐसे करके डायग्राम बनाया हुआ है कि भाई इनको ऐसे ऐसे करके कर्व लाइन बनाई हुई है और उसके बाद ऐसे बनाया हुआ है। लेकिन हमारा ब्रेन क्या सोचता है, सबसे पहले हमारा ब्रेन यही सोचता है कि 5 सर्कल को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया हुआ है। तो ये हमारे ब्रेन के कुछ फंक्शंस हैं कि कैसे हम चीजों को विजुअलाइज करते हैं, कैसे हम चीजों को एक पैटर्न, मीनिंगफुल पैटर्न में बनाते हैं, किस चीज को हम प्रायोरिटी देते हैं, किस चीज को हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं। सो दिस कम्स अंडर जेस्टाल्ट प्रिंसिपल। So I hope ki everyone got the point about Gestalt principle. If anybody have any kind of doubt, they can ask and I will answer them right away. So I hope everything is clear, right? Yes. Yes, yes, clear है.
तो अब यहाँ पे आ जाता है कि परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी क्या होती है। ये अब आता है कि साइज को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, शेप को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, और कलर और ब्राइटनेस को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं साइकोलॉजी में। तो परसेप्शन में क्या होता है, ये फर्स्ट फोटो में मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इतना खास नहीं है इसमें। तो ये बोलता है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी इज अ रिमार्केबल फीट ऑफ आवर परसेप्चुअल एबिलिटी टू परसीव फेमिलियर स्टिमुलाई एज कांस्टेंट विद रेफरेंस टू साइज, शेप एंड कलर एंड ब्राइटनेस। तो ये कह रहा है परसेप्शनल जो कॉन्स्टेंसी होती है वो एक काम करती है परसेप्चुअल एबिलिटी की तरह, जो रिसीव करती है फेमिलियर स्टिमुलाई एज ए कांस्टेंट, जो हम मान लेते हैं। जैसे इस फोटो में है, तो ये आदमी यहाँ पे क्या है ना, बहुत छोटे छोटे शेप में यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये तो आइडिया लगा रहे हैं ना कि भाई ये यहाँ पे आदमी है, ये आदमी की फोटो है पक्का, यहाँ पे कुछ और तो नहीं है, यहाँ पे पक्का आदमी है और कुछ नहीं है। तो ये क्या, किससे पता चला, ये हमें ये इससे से पता चला कि हमें पता है कि इंसान की शेप ऐसी होती है। अगर मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, अगर उसको साइज छोटा करके भी अगर तुम्हें दिखाऊं, तो तुम इजीली उसको विजुलाइज कर सकते हो। हमारी जो रेटिना है, हमारी जो आईज है, उसको इजीली क्या करेगा, उसको इजीली मीनिंगफुल पैटर्न में ऑब्जर्व करके उसको इंटरप्रिटेट करेगा। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, यहाँ पे लिखा हुआ है, our retinal image of the people standing in this picture is very small, but all thanks to the phenomena। ये कह रहा है पिक्चर में जो आदमी है वो बहुत छोटे दिख रहे हैं, लेकिन all thanks to the phenomena of the size constancy, our brain perceive them as people of normal size। तो क्या करता है, ये थैंक्स कर रहा है कि फिनोमिनन जो हमारे माइंड में है, जो साइज की कंस्टेंसी को, कि छोटे हों तो भी हमारा ब्रेन क्या है, उन्हें पीपल ऑफ नॉर्मल साइज, हमारा जो ब्रेन क्या है उन्हें नॉर्मल साइज के पीपल ही समझता है, लेकिन वो दूर है इसलिए वो छोटे साइज के। लेकिन हमारे माइंड में तो यही रहेगा ना कि नहीं यार वो बड़े हैं, वो अभी तो दूर से छोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो है नॉर्मल साइज की। तो ये हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर है ये इन्फॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं साइज कॉन्स्टेंसी। अभी नेक्स्ट आ जाती है शेप कॉन्स्टेंसी। क्या होती है शेप कॉन्स्टेंसी में, ये बता रहा है जैसे यहाँ पे दरवाजा बंद है, फिर थोड़ा सा खुल गया, फिर पूरा, फिर और ज्यादा खुल गया, इसमें क्या हुआ, पूरा खुल गया। तो अगर मैं इस फोटो को देखूं डायरेक्ट, अगर मैं इस फोटो को देखूं अपने ब्रेन से, तो हम क्या सोचेंगे, हमें पता चल जाएगा ना कि ये गेट है, दिक्कत तो नहीं होगी समझने में कि ये गेट नहीं है। इसी क्वालिटी को, इसी कैपेबिलिटी को हम बोलते हैं शेप कॉन्स्टेंसी। अगर मैं इसको रीड करूं, एज द डोर स्विंग्स टुवर्ड अस इट शेप चेंजेस एंड सो डस आवर रेटिनल इमेज ऑफ द डोर, बट स्टिल वी परसीव द शेप ऑफ द डोर एज सेम ड्यू टू द शेप कॉन्स्टेंसी। ठीक है, ये कह रहा है कि दरवाजा हम जैसे जैसे खोल रहे थे उसकी शेप डिफरेंट हो रही थी, लास्ट में पूरा ही हमें ऐसे कुछ और ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ड्यू टू द शेप कॉन्स्टेंसी, due to this phenomenon, the shape constancy phenomenon, we know that this is a shape of a door। ये आ गया हमारा शेप कंसिस्टेंसी। और ऐसे ही हमारा कलर ब्राइटनेस होता है। ठीक है, कि भाई कलर से हम बता सकते हैं कि ये चीज ये है, जैसे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है रेड कलर से रोज दिखाई दे रहा है, तो हमें अंडरस्टूड है कि वो रोज ही होगा। सो इट इज आवर एबिलिटी टू परसीव द कलर ब्राइटनेस ऑफ द स्टिमुलाई कांस्टेंट इवन विद द चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एट आवर रेटिना। ठीक है, कि मतलब इससे पता चल जाता है, दूर से भी हम पता कर लेंगे कि रेटिनल कलर से भी हमें पता चल जाएगा कि ये चीज ये है। फॉर इंस्टेंस इन फिगर 15 वी परसीव द कलर एंड ब्राइटनेस ऑफ द रोज कांस्टेंट। तो इसमें सिर्फ यही था, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। तो इसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन में क्या होता है कि परसेप्शन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो परसेप्शन तुम्हें पता ही चल गया क्या होता है, दुनिया को देखने का नजरिया। अब दुनिया को देखने का नजरिया हमारा किस किस चीजों से चेंज होता है वो इसमें बताया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट ये बता रहा है इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन और नीड, कि हमारा मोटिवेशन और हमारी जरूरत के हिसाब से हमारे परसेप्शन में क्या डिफरेंस आता है। दिस इज एक्सप्लेन्ड अंडर दिस फर्स्ट category which comes under effect of motivation or need। If I start reading from the beginning, it says motivation always plays a vital role in various psychological process including perception। तो मोटिवेशन तो हमेशा ही रोल प्ले करता है, कि जिसके जो मोटिवेशन होता है ना वो वही काम करता है जिंदगी में, भाड़ में जाए दुनिया क्या सोचती है। ठीक है, मेरा को जो करना है वो मैं करूंगा, मेरे परसेप्शन में अपने मोटिवेशन के हिसाब से बनाऊंगा उस, और मुझे कुछ किसी से लेना देना नहीं है। बेसिकली मीनिंग इसका यही है। इफ आई स्टार्ट if I will give you the example of this, you must have observed that when you feel hungry। तो इसमें क्या है, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, जब तुम हंग्री हो गए, मतलब जब तुम भूखे हो, तुमने कुछ नहीं खाया पूरे दिन से, और तुम क्या करेंगे, तो हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्या करेगा, हमें अट्रैक्ट करेगा खाने की खुशबू।
ठीक है, कि मतलब दूर से भी अगर खुशबू आ रही होगी ना खाने की, तो हमें बड़ा बहुत वैसा लगेगा, यार मुंह में पानी आ गया, कुछ खाया नहीं है सुबह से और देखो खुशबू आ रही है। लेकिन अगर हमने पूरा हमारा खा के पूरा पेट भरा हुआ है, तब तब हमें उस खुशबू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता है, क्योंकि हमारे मोटिवेशन डिफरेंट हो जाएंगे। पहले मैं भूखा था, मुझे खाने का मोटिवेशन था कि मुझे खाना खाना है, इसलिए जो स्मेल होगी खाने की वो मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। लेकिन अगर मैं लेकिन अगर मैं पहले से ही मेरा पेट भरा हुआ है, तो मैं उस चीज को ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन। तो हमारे क्या परसेप्शन हमारा चेंज हो गया ना, चीजों को ऑब्जर्व करने का नजरिया भी चेंज हो गया। पहले मैं ज्यादा स्मेल कर रहा था, अब नहीं कर रहा हूँ, ड्यू टू माई मोटिवेशन। अगर मैं इसको और एक्सप्लेन करूं, सिमिलरली इंस्टेंस, ओके फाइन। अब नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, परसेप्चुअल एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो ये कह रहे इफेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। जैसे होता है ना कि जैसे तुमने कभी सीरीज वाले क्वेश्चन किए हो, या फिर जो बच्चों छोटे बच्चों को खेलने वाले आते हैं ना, कि छोटी एक फोटो होती है, उसको तोड़ देते हैं और उसको तोड़ के क्या कहते हैं, इसको दोबारा से जोड़ो और एक पूरा फोटो बनाओ जोड़ जोड़ के। तो हम उसमें आइडिया लगाते हैं, पैटर्न के हिसाब से आइडिया लगाते हैं कि बीच में क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें क्या कह रहा है कि हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, 12 है, 13 है, 14 है। ठीक है, लेकिन अगर इसी फिगर को अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऊपर ए, बीच में ये, बीच में ये, लेकिन ये तो 13 ही है ना, 1 और 3 13 ही है, इसके जैसा ही लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या समझूंगा इसको, यहाँ पे मैं इसको बी समझूंगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी, ए की अलग पैटर्न है। समझ में आया डिफरेंस? यहाँ पे मुझे ये 13 है क्लियरली, मेरे से कोई पूछेगा, मेरे से कोई बोले कि नहीं ये तो बी है, तो मैं कहूंगा नहीं यार बी नहीं है, ये एक सीरीज है 12 13 14, तो यहाँ पे 13 ही होगा, बी थोड़ी ना होगा। लेकिन अगर मेरे को कोई यहाँ पे बोले कि ये 13 है, तो मैं उसको बोलूंगा नहीं यार ये 13 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी की सी, ए बी सी की अल्फाबेट की सीरीज है, तो ये डेफिनेटली ये बी ही है। किसी ने गलती से यहाँ पे ऐसे लिख दिया, यहाँ पे बी ही होगा। तो डिफरेंस पता चला है? तो ये आपका आ जाता है इफेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्चुअल एक्सपेक्टेंसी। जब इसको आप रीड आउट करोगे, तो इसके अंदर यही चीज लिखी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं इसको रीड आउट करूं, इन द फर्स्ट कंडीशन participant perceived the ambiguous stimulus as 13, while in the second it was perceived as b. The ambiguous stimulus in both conditions was same, but interpreted it differently due to the participants' expectation. यहाँ पे मेरी expectation ये थी कि यहाँ पे A और B और C ही होगा। यहाँ पे मेरी expectation ये थी कि यहाँ पे 12, 13 और 14 ही होगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, एक और एग्जांपल दिया हुआ, अगर चाहोगे तो मैं बता देता हूँ। सो इन अदर क्लासिकल स्टडी, Bagulski and Alampe 1961 used an ambiguous picture of the rat man. उन्होंने एक पिक्चर रैट मैन को यहाँ पे डिफाइन किया इस प्रोसेस को समझने के लिए कि परसेप्शन में एक्सपेक्टेशन और परसेप्चुअल एक्सपेक्टेंसी का क्या प्रभाव होता है। तो उन्होंने इस फिगर से बताया, इन वन कंडीशन participants were first exposed to an animal picture and then to the ambiguous rat man picture. तो ये पता चल रहा है यहाँ पे कि ये रैट जो है, पहले हम कुछ अलग ऑब्जर्व करेंगे, बाद में अलग ऑब्जर्व करेंगे, डिपेंड्स ऑन द पैटर्न जो हम फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम बता पाएंगे कि यहाँ पे क्या है। तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे खत्म। इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ इमोशंस। इमोशंस कैसे इफेक्ट करते हैं। अब इमोशन को इन्होंने यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है कि इमोशन हमारा कैसे इफेक्ट करता है हमारे रिजल्ट पे। तो इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्रिकेट लवर्स होंगे जो क्रिकेट देखते होंगे। तो क्या होता है, जिस चीज को हम, जैसे हम इंडिया को मैं सपोर्ट करता हूँ और इंडिया खेल रही है और अंपायर ने क्या कहते हैं कि बहुत आउट दे दिया, एलपीडब्ल्यू दे दिया, तो मुझे मेरे माइंड में क्या आएगा, मेरे माइंड में ये आएगा यार इसने ना गलत दे दिया आउट। ठीक है, इसको आउट नहीं देना चाहिए था, आउट तो था ही नहीं है। अभी तो शायद वो स्क्रीन आ गया, थर्ड अंपायर आ गया, पता चल जाता है, बहुत क्लियरली पता चल जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये सिर्फ एग्जांपल है कि इमोशन से हमारे परसेप्शन कैसे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, कोई दूसरी टीम का आउट होगा तो मैं कहूंगा हाँ यार आउट ही होगा पक्का, लेकिन अगर मेरी टीम का आउट होगा ना और अंपायर ने आउट दे दिया, तो मैं सोचूंगा नहीं यार इसने गलत दिया है, गलत भी हो सकता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसे मेरे इमोशंस की वजह से हुआ कि मेरे इमोशंस कहते थे कि नहीं यार मेरी टीम तो सही कर रही होगी, इसलिए ऐसा होना चाहिए। दूसरी टीम गलत कर रही होगी तो उसके साथ ऐसा होना चाहिए। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं,
तो जैसे हम मजाक उड़ाते हैं, इंटरनेट पे भी देखते होगे तुम कि अगर कोई दूसरा बच्चा अगर कुछ कर रहा है ना पड़ोसी के बच्चे कि भाई मैं तुम्हारे बच्चे के बस इतने ही मार्क्स आए, तुम्हारा बच्चा तो नालायक है, तुम्हारा बच्चा तो कुछ काम ही नहीं करता, तो वो तो इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन किसी के अपने बच्चे के आ जाएंगे ना तो वो उसकी अलग एक्सप्लेनेशन देगा, नहीं यार उसको तो ऐसे प्रॉब्लम हो गई थी, वो तो बीमार हो गया था, वो तो ऐसा हो गया था, उसको तो ये इश्यूज हो गए थे। तो इसी हिसाब से हमारे परसेप्शन क्या चेंज हो जाते हैं इमोशंस के हिसाब से। जिसको हम फेवर करते हैं वहां पे हम परसेप्शन पॉजिटिवली देते हैं, जिसको हम फेवर नहीं करते वहां पे हमारे परसेप्शन अलग अलग हो जाते हैं। सो दिस कम्स अंडर इफेक्ट ऑफ इमोशंस। तो इमोशंस की वजह से हमारे परसेप्शन को इफेक्ट हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है कि इफेक्ट ऑफ स्टिमुलस कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यू मे हैव नोटिस्ड दैट द हॉर्न्स यूज्ड बाय द हैवी ट्रक्स यूज्ड यूजुअली हैव हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पिच, हाई वॉल्यूम। तो ये कह रहा है कि स्टिमुलस कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टिमुलस कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि स्टिमुलस जो हमारे अंदर होते हैं, ब्रेन के अंदर होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, जो रिसीव करते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल टर्म पे मैं नहीं जाऊंगा, अगेन मैं सिंपली ही इसको बताऊंगा। तो स्टिमुलस क्या करता है, चीजों को ऑब्जर्व करता है, मैंने बताया था। तो जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, जो हॉर्न्स होते हैं ना बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं, बहुत हाई पिच के होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पीछे से कोई ट्रक वाला हॉर्न बजाएगा ना, मेरे को उसी टाइम इंस्टेंटली मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पीछे कोई बड़ा व्हीकल है और पीछे कोई बड़ा ट्रक आ रहा है और उसने हॉर्न बजाया, तो मेरे को साइड हो जाना चाहिए। तो इसमें मैंने दिमाग ने कैसे एक्शन लिया, कैसे इंटरप्रिटेशन किया, सिर्फ हॉर्न की वजह से। और हॉर्न की क्योंकि आवाज ही बहुत ज्यादा तेज थी, हाई पिच थी, उसकी हाई फ्रीक्वेंसी थी, हाई वॉल्यूम थी, इसलिए मुझे पता चल गया कि हाँ पीछे कुछ डेंजर है, पीछे कुछ ना कुछ तो इश्यूज हैं, मैं क्या हूँ साइड हो जाता हूँ। तो यही हो जाता है स्टिमुलस कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हम स्टिमुलस कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करके भी एक मीनिंगफुल पैटर्न से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अगर मैं इसको रीड आउट करूं, जस्ट टू ग्रैब योर सॉरी, स्टडीज हैव शोन that those stimuli which sounds, taste, look or feel different grabs our attention more than other stimuli and thus affect our perception. According to the evolutionary psychologists, this property has a survival purpose. It helps human in identifying danger. ठीक है, तो ये क्या करता है, आइडेंटिफाई कर देता है डेंजर को। जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स में तुमने देखा होगा कि बहुत सारे सिग्नल्स किस कलर में होते हैं, रेड कलर में होते हैं। वो क्या करता है, वो डेंजर को बताता है कि भाई आगे कुछ डेंजर है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑलरेडी डिफाइंड है, जो हमारे ब्रेन को स्टिमुलस रिसीव करता है और वो डायरेक्टली मीनिंगफुल पैटर्न निकाल के बता देता है कि यहाँ पे कुछ डेंजर है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आती है ये चीजें। अब इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, अब यहाँ पे आ गया इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के हिसाब से भी हमारा परसेप्शन चेंज होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया इतनी बार कि एक्सपीरियंस मेरा अलग होगा तो मेरे अलग परसेप्शन होंगे, और किसी और के क्या पता अलग परसेप्शन हो। जैसे भाई अगर कोई घूमने गया, मान लो कोई लेह लद्दाख चला गया, ट्रैवल कर रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो क्या सोचेगा, नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा वहां पे, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं तो पिछली बार गया था मेरे साथ ऐसी बुरी बनी थी, या वहां पे तो ऐसा हो गया था, मेरे को तो खाने को भी नहीं मिला था, मेरे को तो सांस भी नहीं आ रही थी। तो ये उसका पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, तो उसकी पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसका क्या है, परसेप्शन उसकी डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा है जो भाई लेह लद्दाख कई बार चला गया, ठीक है, हमेशा जाता है, पूरे मजे लेके आता है, तो वो उसकी परसेप्शन क्या होगी, उसको अगर कोई पूछेगा ना भाई चलेगा लेह लद्दाख, तो बोलेगा हाँ यार चलो, जब चलना है चलो, कोई दिक्कत नहीं है, मजे आएंगे, बहुत मजा आएगा। तो ये उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उसको अच्छा लगता है, उसके लिए अलग क्राइटेरिया है या अलग उसके एक्सपीरियंसेस है, तो उसको अच्छा लगता है। तो यही है कि एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी हमारे परसेप्शन क्या हो जाते हैं, वो इफेक्ट करते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो ये इसमें आ जाता है, इसमें एक अलग एग्जांपल दिया हुआ है, कोई जरूरी नहीं है, इसमें अपनी तरफ से भी कोई एग्जांपल लिख सकते हो। आपको ये तो समझ में ही आ गया हो गया कि एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारे परसेप्शन कैसे चेंज होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ कल्चर। इफेक्ट ऑफ कल्चर में इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, एक साइन दिया हुआ है, जो हाथ से हम ऐसे इंडिया में ऐसे बताते हैं ना कि हाँ बहुत बढ़िया है भाई, मस्त है एकदम, तो उसका इन्होंने हाथ से साइन बनाया हुआ है। तो कल्चर को कैसे डिफरेंट बता रहा है कि जो परसेप्शन होता है कल्चर से भी डिपेंड करता है। अलग अलग कल्चर वाले लोगों के लिए अलग अलग परसेप्शन होता है एक ही चीज का। अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है culture provides structure, guidelines, expectation, rules to help people understand, interpret behavior, and through ethnographic studies suggest that there are cultural differences in social understanding, interpretation, and response to the behavior and emotion. इस एग्जाम्पल को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं बताता हूँ, देखो। इन इंडिया the illustrated hand gesture refers to the beautiful or perfect. जब हम किसी को ब्यूटीफुल या परफेक्ट बोलते हैं तो हम ये दिखाते हैं ना हाथ से बना के कि हाँ यार तू तो ब्यूटीफुल है या तू तो परफेक्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरी कंट्रीज की, इन मेडिटेरेनियन कंट्रीज इट रेफर्स टू अ सेक्सुअल इंसल्ट,
किसी किसी कंट्रीज में इसको सेक्सुअल इंसल्ट माना जाता है। इसी साइन को अगर कोई हाथ से ऐसा बना के दिखाएगा ना उनको, तो वो सेक्सुअल इंसल्ट मानेंगे अपनी, ठीक है, वहां की कंट्रीज में। और जैसे जापान है, इन जापान दिस गेस्चर रिलेट्स टू मनी। अगर जापान में कोई ऐसा साइन बनाएगा, इसका मतलब वो मनी के बारे में कुछ बोलना चाह रहा है, पैसे के बारे में कुछ बोलना चाह रहा है। सो दिस एग्जांपल सजेस्ट दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्टिमुलस चेंजेस विद द चेंज इन द कल्चर। ठीक है, जैसे जैसे कल्चर चेंज होगा वैसे वैसे हमारे क्या करेंगे, उसके हिसाब से परसेप्शन भी चेंज हो जाएगा कल्चर के हिसाब से, तो ये आ जाएगा इसके अंदर। तो ये हमारी यूनिट हो जाती है यहाँ पे खत्म। और मैं इसको एक बार बता देता हूँ, ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन। ठीक है, मैं बता देता हूँ, फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन आपके पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं। एक दो तीन चार पाँच छह, छह चीजें हैं जो अफेक्ट कर रही हैं परसेप्शन को। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, 200 मार्क्स 300 मार्क्स का किसी का भी। अपार्ट फ्रॉम दिस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसको पढ़ सकते हो। अदर देन दिस ये आपका जेस्टाल प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हाँ, इसके वाला जो इसका प्रोसेस था, जो हमने प्रोसेस पढ़ा था परसेप्शन का, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड उसके बाद इंटरप्रिटेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अदर देन दैट you can go ahead and you can take a read of this unit, and later on you can make a notes on some important things जैसे gestalt और ये factors affecting, और इसके बाद रोल ऑफ अटेंशन तो नहीं था इम्पोर्टेंट, और ये स्टेजेस ऑफ परसेप्शन, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। तो अभी अगर किसी को डाउट हो तो कुछ पूछ लो। हेलो। हाँ जी हिमांशु, सो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन हमारा आ सकता है, जैसे ये दो है, एक तो जेस्टाल्ट प्रिंसिपल का 450 वर्ड्स में आ सकता है, ये दोनों ही आ सकते हैं, कौन से? क्योंकि ये जो है ये इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, जेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स का हाँ हाँ और परसेप्शन फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन, ये दो हाँ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हाँ, लग ये रहे हैं, बहुत क्योंकि ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते ज्यादातर हैं। और मैंने एक्सप्लेन्ड है। कल भी बताया था कि हर यूनिट से मार्क्स डिवाइड होंगे, ऐसा नहीं है कि एक यूनिट से बहुत ज्यादा आ जाएगा, एक से नहीं आएगा। तो यहाँ से भी हाँ पक्का क्वेश्चंस आएंगे, जी तो यही इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है कि जेस्टाल्ट प्रिंसिपल और फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन, मतलब ये तो पक्का पक्का कर लेना, बाकी जो है उसको एक बार रीड आउट कर लेना, क्या पता आ जाए। हाँ जी हाँ जी तो ये है। जी। तो इस चैप्टर में किसी को अगर कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी को कुछ पूछना हो तो इसमें एनीथिंग। नहीं, मुझे तो क्लियर है ये। एनीवन एल्स? ये किसी को पूरी कुछ पूछ, क्लियर है। क्लियर है ना? क्लियर है सर। ओके, तो एक काम करते हैं, 7:20 हो गया, एक ब्रेक ले लेते हैं 10-15 मिनट का। उसके बाद हम सेकंड देख लेंगे, सेकंड जो यूनिट है इसकी हाँ जी परसेप्शन की ही, आधा घंटे या 40 मिनट उसको देख लेते हैं। ज्यादा उसमें कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने का, परसेप्शन का बेसिकली इतना ही था। इसके बाद कुछ और उसके फैक्टर्स बता रखे हैं, कुछ अलग चीजें एक्सप्लेन की हुई है, इसको हम खत्म कर देंगे आज ही। ठीक है गाइस, यू कैन टेक अ ठीक है, ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स, लेटर ऑन वी विल अगेन कनेक्ट एंड वी विल कंटिन्यू। श्योर हिमांशु, डन। थैंक यू। ओके।
Hello guys, I'm back. I hope everyone is here. So we'll move to the second unit, and it's already 7:30, so I'll not take that much of time now. So now the next unit is unit 4, which have perception types and errors of perception. कौन कौन से types के perceptions होते हैं और उनके अंदर क्या क्या errors होती है. This we will cover under this unit. And first thing is that perception of depth and distance. I hope I am audible, right? Yeah. Okay. So here we have perception of depth and distance, जिसमें आता है आपका monocular cues, and the second one is binocular cues. So in monocular cues, we can use only our one eye, and जो भी हम एक आंख से ऑब्जर्व करते हैं, एक आंख से ऑब्जर्व करके जो परसेप्शन बनाते हैं, वो आता है आपका मोनोकुलर क्यूज के अंदर, जिसमें हम दोनों आईज को यूज करते हैं. उसमें आप हमारा आ जाता है बाइनोकुलर क्यूज. और बाइनोकुलर क्यूज हमेशा मोनोकुलर क्यूज से ज्यादा क्लियर, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. उसके अंदर हम अच्छे से समझ जाते हैं, परसेप्शन उसमें ज्यादा क्लियर होता है बाइनोकुलर क्यूज में. इसके बाद आता है हमारा मोमेंट परसेप्शन. मोमेंट परसेप्शन में क्या होता है? देन वी हैव साइज परसेप्शन, then we have errors in perception, then we have types of illusion. illusion तो पता ही होगा क्या होता है. illusion मतलब जो है, जो नहीं है वो हमें दिखना, वो होता है illusion. तो जो होता नहीं है लेकिन हमें दिखाई देता है, या जो हमें दिखाई देता है वो होता नहीं है, तो ये आपका illusion के अंदर आता है. तो इसको अगर हम स्टार्ट करें, सो in the previous unit we studied the meaning and the nature of the laws of the perception. In this unit also we will continue with the topics of perception. यहाँ पे हम perception के अलग-अलग topics को cover करेंगे. Since vision seems an effortless process, we often take this process for granted. However, in reality, the process of perceiving colors, shape, form, movement is not simple. In this unit, we will make an attempt to solve the mystery of the perceiving various types of perception, such as depth, distance, movement, and size. तो ये जो चार चीजें हैं, डेप्थ, डिस्टेंस, मूवमेंट और साइज, इसको हम कैसे विजुअलाइज करते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं और कैसे इनमें परसेप्शन हम बनाते हैं, दिस विल कम्स अंडर दिस यूनिट. एंड फर्दर वी विल सी हाउ वेरियस टाइप्स ऑफ इल्यूजन अफेक्ट आवर प्रोसेस ऑफ परसेप्शन. जो इल्यूजन होता है वो हमारे परसेप्शन को कैसे इफेक्ट करता है, क्योंकि इल्यूजन में हमेशा वही दिखाई देता है जो एक्चुअल में होता नहीं है. तो यहाँ पे फर्स्ट आपका आ जाता है परसेप्शन ऑफ डेप्थ एंड डिस्टेंस. तो डेप्थ और डिस्टेंस में परसेप्शन कैसे होता है, कैसे हम या चीजों को पता करते हैं कि इसकी डेप्थ कैसी है, डिस्टेंस कैसी है, कैसे उसको परसेप्शन के अकॉर्डिंग हम उसको विजुअलाइज करते हैं. सो डेप्थ परसेप्शन रेफर्स टू वंस विजुअल एबिलिटी टू परसीव द वर्ल्ड इन देयर डायमेंशन एंड दस इनेबलिंग अस टू जज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो ये क्या कह रहा है? डेप्थ परसेप्शन में क्या होता है? रेफर करता है वंस विजुअल एबिलिटी, किसी एक आदमी की विजुअल एबिलिटी टू परसीव द वर्ड्स इन 3 डायमेंशन को. तो वर्ल्ड को 3 डायमेंशन में कैसे देखता है, उसकी एबिलिटी जो एक इंसान की है, और फिर उसको क्या जज करने में, डिस्टेंस को जज करने में, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को जज करने में जो हेल्प होती है, वो किसके अंदर आता है? वो डेप्थ परसेप्शन में आता है. Whereas the process by which we determine the distance of an object is known as the distance perception. जिसमें हमें पता चलता है कि डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट का, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस परसेप्शन. और जिसमें हमें डेप्थ के बारे में पता चलता है, उसको क्या बोलते हैं? डेप्थ परसेप्शन. और ये दोनों ज्यादा सिमिलर ही हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है. अब आगे एक्सप्लेन करेंगे तो पता चल जाएगा ऐसा क्यों है. So our brain use both monocular and binocular cues to judge depth and distance. तो हमारे जो ब्रेन क्या करता है, यूज करता है both monocular and binocular cues to judge depth and the distance. तो ये मोनोकुलर क्यूज अगेन जैसे मैंने बताया था, ये एक आंख से ही जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसको बोलते हैं मोनोकुलर क्यूज. इट्स ऑलरेडी रिटन ओवर हियर. These are those information or cues that our brain receives from only one eye. These cues are weaker than the binocular cues, क्योंकि हम यहाँ पे एक आंख से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए डेफिनेटली एक वीक होगा. Information that our brain receives from both eyes, ठीक है, in strength. Following are the sum of the common monocular cues. तो ये monocular cues को यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा. यहाँ पे क्या होता है? रिलेटिव साइज. पहला इसका एग्जांपल आता है रिलेटिव साइज. तो रिलेटिव मतलब वही हम रिलेट करके जो साइज को पता करते हैं, जैसे यहाँ पे फोटो में दिखा हुआ है, जो बहुत सबसे पीछे है वो छोटा दिख रहा है, उससे आगे वाला उससे बड़ा दिख रहा है, और उससे आगे वाला उससे बड़ा दिख रहा है. तो हम रिलेट करके यहाँ पे साइज के बारे में पता करते हैं, रिलेटिव साइज. इसको एक्सप्लेन कैसे किया वो मैं बता देता हूँ.
This cue gives us information about the distance of an object based on its relative size with the similar object. Right? तो पहले लाइन में ही बता रहा है, ये क्या बता रहा है, हमें डिस्टेंस बता रहा है ऑब्जेक्ट का. अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं तो हमें रिलेटिव डिस्टेंस पता चल जाएगा. मैं कहूंगा कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ना, ये पहले वाले से बहुत पीछे है, इससे भी पीछे है, इससे भी पीछे है, सबसे पीछे यही वाला ऑब्जेक्ट है. तो यही यहाँ पे ये बता रहा है, दिस क्यू गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन इट्स रिलेटिव साइज. इसके रिलेटिव साइज, इनके कंपैरेटिवली जो साइज इसका छोटा है, उससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा, कहाँ पे ये कहाँ पे ऑब्जेक्ट लोकेटेड होगा. ये लोकेटेड है सबसे पीछे. कैसे पता चला? क्योंकि इसका जो रिलेटिव साइज है, कंपैरेटिवली जो साइज है बाकी सबके, वो सबसे छोटा है. इसलिए हमारे दिमाग ने क्या परसेप्शन बनाया कि ये जो है ये सबसे पीछे है. ओके, सो दिस क्यू वर्क्स ऑन बोथ 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशनल इमेजेस. तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है, ये दोनों में ही काम करता है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल. 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल में तो डिफरेंस पता होगा, आई होप. अगर नहीं पता तो मुझे बता दो, मैं बता देता हूँ. 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन क्या होता है? नहीं पता है. सो बेसिकली 2 डायमेंशन क्या होता है? 2 डायमेंशन अगर मैं मैथमेटिकल टर्म में आपको समझाऊं, जो ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए ओनली 2 एक्सिस की जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल. या फिर मैं और एग्जांपल देता हूं कि हम 3D मूवी देखने जाते हैं ना, 3 डायमेंशनल इमेजेस वहां पे हमें दिखाई देती हैं स्क्रीन पे. तो 3D में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है 2D और 3D में? जो वहां पे डिफरेंस होता है ना, वही सेम यहाँ पे डिफरेंस होता है. 3D में क्या होता है, हम 3 चीजों को कैलकुलेट करते हैं: योर लेंथ, योर ब्रेथ एंड योर हाइट एंड द डेप्थ ऑल्सो. ठीक है, डेप्थ बोल लो या हाइट बोल लो, एक ही बात है. तो वहां पे तीनों चीज यूज होती हैं. लेकिन 2 डायमेंशन में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ, हमें उसकी डेप्थ और हाइट के बारे में नहीं पता चलता. उसकी मतलब कि वो कितना दूर है, कितनी पास है, या फिर वो कितनी उसकी डेप्थ है, ये सब हमें 3D में 2D में नहीं पता चलता. 2D में ओनली हमें सिर्फ उसकी लोकेशन, लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से पता चलती है. 3D में हमें उसको पूरा क्लियरली पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ लोकेटेड है. तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है 2D और 3D में. The basic premises is that if two objects are of the approximately similar size, then the object which is closer is perceived as larger. तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो पैराशूट वाला एग्जांपल है ना, उसी को देखो कि यहाँ पे है तो सबका सेम साइज. ये सारे पैराशूट जो हैं वो सारे सेम साइज के हैं, लेकिन जो हमारे पास है ना, वो हमें सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, और जो हमसे दूर है वो हमें छोटा दिखाई दे रहा है. तो ये रिलेटिव साइज का इसमें कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली अगर एक लाइन में इसको बताऊं तो वही चीज आती है कि रिलेटिव साइज में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है वो हमें बड़ा दिखाई देता है, और जो हमें दूर होता है वो हमें छोटा दिखाई देता है. और जो ऑब्जेक्ट हमें छोटा दिखाई देता है दूर से, वो उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें उसकी डिस्टेंस पता चल जाती है कि वो हमसे दूर है. That is the basic idea behind this concept. And the second one is texture gradient. टेक्सचर ग्रेडियंट में क्या कर रहा है, टेक्सचर पे डिपेंड करता है. ये क्या कह रहा है, दिस क्यू इज बेस्ड ऑन आवर परसेप्शन ऑफ द चेंज इन द ग्रेडियंट और डिग्री ऑफ टेक्सचर. कि टेक्सचर को हम चेंज करते हैं तो उससे हमारा परसेप्शन कैसे चेंज हो रहा है. टेक्सचर मतलब पता चल गया ना, टेक्सचर मतलब जो भी उसके कलर्स वगैरह होते हैं, जो उसका कैसे उसको कलर से डिफाइन किया गया है, अगर उसको चेंज करेंगे हम तो भी हमारा परसेप्शन क्या हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है. और कैसे इफेक्ट करता है ये इसमें बताया गया है. द टेक्सचर ऑफ द ऑब्जेक्ट विच आर नियरर टू आवर आईज आर रफ or distinct, but as you move further away from it, the texture of the object will become less distinct and smooth, and thus suggesting the perception of more distance. तो इसमें एग्जांपल से कैसे बता रहा है ये चीज, इफ यू लुक एट द वॉल ऑफ द रूम फ्रॉम 30 फीट, अगर हम दीवार को 30 फीट से देखेंगे तो क्या होगा, इट सीम्स स्मूदर. बट इफ यू लुक एट द सेम वॉल फ्रॉम 1 फुट, यू कैन नोटिस द डिटेल्स ऑन द वॉल. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बता रहा है कि हम जब पास से देखते हैं ना, बहुत ज्यादा पास से, तो हमें उसका टेक्सचर पता चल जाता है. अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर हम जैसे दीवार का एग्जांपल दे रहा है, तो अगर दीवार को हम बहुत पास से देखेंगे तो हमें उसका टेक्सचर पता चल जाएगा. ये क्या टेक्सचर, टेक्सचर मतलब कि उसका सरफेस कैसा है, उसका रफ सरफेस है, प्लेन सरफेस है, उसकी डिटेलिंग कैसी है, और कैसे उसमें कलर्स किए गए हैं, और क्या क्या वहां पे शो हो रहा है. तो हमें पास से ही पता चलेगा ना, दूर से तो नहीं पता चलेगा. दूर से तो हमें खाली उसका कलर पता चलेगा, या ये पता चलेगा कि ये दीवार ऐसी है, इस कलर की है, और हमसे इतना दूर है. तो हम दूर से देखते हैं तो हमें इतना डिटेलिंग नहीं पता चलती. डिटेल पता करने के लिए हमें पास से उस चीज को देखना पड़ता है. पास से देखते तो ही हम उसकी डिटेलिंग, या फिर तुम टेक्सचर कह लो, वो हमें उसका पता चल जाएगा. तो लास्ट स्टेटमेंट इसकी क्या आती है, दिस चेंज इन द टेक्सचर कोरिलेट्स विद द डिस्टेंस. तो अब इससे क्या स्टेटमेंट बनी हमारी लास्ट में, कि टेक्सचर डिस्टेंस
के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हमें किसी चीज का टेक्सचर पता चल रहा है, दैट मीन्स कि हम उसके बहुत पास हैं। अगर नहीं पता चल रहा है, दैट मीन्स हम उसके बहुत दूर हैं। So that is the basic idea behind this object. The next one is aerial perspective or haze. ये फोटो दी गई है नियर साल्ट लेक सिटी बाय एल्बर्ट बिरस्टैड। तो ये क्या बता रहा है, ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट्स आर परसीव्ड एट अ डिस्टेंस इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हेज इन द एनवायरनमेंट। हेज इज रिजल्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक डस्ट पार्टिकल। हेज पता है ना? अगर हेज नहीं पता है तो बताओ, मैं बता देता हूँ। हेज हेज का मतलब होता है जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल जो हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं और जो एक धुंधलापन एनवायरनमेंट में क्रिएट कर देते हैं ना, उसी को बोलते हैं हम हेज। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट्स आर परसीव्ड एट अ डिस्टेंस इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हेज। कि जब ऑब्जेक्ट होते हैं वो हम एक डिस्टेंस पे नजर आते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, हेज की प्रेजेंस होती है या फिर धुंधलापन आप कह लो इन द एनवायरनमेंट के अंदर। हेज इज द रिजल्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक डस्ट पार्टिकल। हेज क्या होता है? एटमॉस्फेरिक डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, फॉग होती है जिसे हम धुंध बोलते हैं, या फिर वाटर वेपर। इन सब के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? हेज बोलते हैं। समटाइम्स perception of distance based on the haze can be deceptive. The same mountain can be perceived as nearer or at a distance depending on the presence of the haze. तो क्या बता रहा है कि जो डिस्टेंस होता है ना, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? डेप्थ और डिस्टेंस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो जो डेप्थ और डिस्टेंस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर हम दूर से देख रहे हैं तो वो डिपेंड करता है किस पे? हेज पे डिपेंड करता है। यही इसके अंदर एक बेसिक मीनिंग है या फिर इसका कॉन्सेप्ट है कि हेज की वजह से भी हमें जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो हमें कभी पास कभी दूर ऐसे नजर आ सकता है। जरूरी नहीं है कि वो क्लियर है, क्लियर नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे हेज प्रेजेंस है हेज की। अब इसके बाद आता है लीनियर पर्सपेक्टिव। लीनियर पर्सपेक्टिव क्या होता है हमारा? This cue is based on the convergence of the straight line at a point on the horizon. An appropriate example of this cue could be perception of convergence of rail track at a distance. This cue suggests that the closer of the lines are, the greater will be the distance. तो ये बता रहा है, लीनियर पर्सपेक्टिव बता रहा है। जब हम लीनियर पर्सपेक्टिव मतलब जो बहुत, जैसे एग्जांपल दिया उन्होंने, बहुत लंबे लंबे रास्ते होते हैं या फिर जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, तो ये हमें बताता है कि सजेस्ट करता है कि क्लोजर ऑफ द लाइंस आर, जो लाइंस जो बहुत क्लोजर है आपस में है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा दूर तक है। द ग्रेटर विल बी द डिस्टेंस, डिस्टेंस उसके बीच में क्या हो जाएगा? बहुत लंबा हो जाएगा, जैसे आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है। सो दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस। इसके अलावा आपका ये आ जाता है इंटरपोजिशन occlusion। ये हमें बता रहा है when two objects are overlapped, then the object which has been overlapped or obscured will be perceived as the further away than the overlapping object। तो देखो हम ये क्या कर रहा है कि जब हमने ट्रायंगुलर सबसे नीचे, उसके ऊपर हमने ये स्क्वायर रख दिया है जो चकोर होता है जिसकी साइड बराबर होती है, और उसके ऊपर हमने सर्कल को रख दिया है। तो ये क्या कह रहा है? इंटरपोजिशन ऑक्लूजन। इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहा है कि हमें क्या लग रहा है कि सबसे पहले सर्कल है और उसके पीछे वो है स्क्वायर है, उसके पीछे ट्रायंगल है, ऐसा हमें अपीयर हो रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, कैपेबिलिटी है हमारे आईज की। When two objects are overlapped, जब दो ऑब्जेक्ट को हम ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट होता है जो ओवरलैप्ड है, जो ऊपर है, और ऑब्स्कर्ट विद द परसीव्ड एज फादर अवे देन द ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट, जो पीछे है वो हमें क्या लगता है कि उसके पीछे है, उसका डिस्टेंस हमसे दूर है, जबकि वो एक्चुअल में क्या है, वो ओवरलैप है, एक दूसरे के ऊपर ही रखे गए हैं, लेकिन हमें ऐसा अपीयर होता है। सो दिस इज ऑल्सो फैक्टर्स, और यू कैन से ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ परसेप्शन ऑफ डेप्थ एंड डिस्टेंस। इसके अंदर ही ये सब आती हैं। इसके बाद हमें बता रहा है ये अकोमोडेशन। अकोमोडेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मोनोकुलर क्यूज। ये कहता है even though this cues occur with both the eyes, it is still considered as a monocular cue. It is known as accommodation because the size of our lenses accommodates themselves based on the distance. Our lenses become thicker when the object lies closer to our eyes, while it becomes thinner when an object lies at a distance. तो ये क्या बता रहा है? अकोमोडेशन, अगर तुमने 9th-10th का अगर तुम्हें याद होगा, हमें आइज का एक पूरा चैप्टर आया था जिसमें आइज के बारे में बताया था, और क्या कहते हैं उसमें लेंसेज के बारे में हमने पढ़ा था कि जब किसी की दूर की आंखें कमजोर हो जाती है तो हम कौन सा लेंस लगाते हैं, और पास की आंखें कमजोर हो जाती है तो कौन सा लेंस लगाते हैं, और किसी की आंखें ठीक होती हैं तो हमारी जो रेटिना है, हमारी जो आईज है, वो कैसे वर्क करती है। ठीक है, दूर की चीजें देखने के लिए और पास की चीजें देखने के लिए। अगर तुम अगर ऑब्जर्व करोगे तो अगर हम किसी भी दूर की चीज को देखते हैं, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, our lens become thicker when
an object lies closer to our eyes while it becomes thinner when an object lies at a distance. जो हमारे लेंस होते हैं आईज के, वो क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं जब हमारा क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है हमारे आईज के बहुत ज्यादा पास में होता है। लेकिन वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो हमारे जो लेंसेज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, थिनर हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। तो यही इसका बेसिक आइडिया है अकोमोडेशन में। ये दोनों आईज में अप्लाई होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये मोनोकुलर है बाइनोकुलर है, ये दोनों जगह ही अप्लाई होता है अकोमोडेशन। तो ये बेसिकली अगर ऐसे समझने में ज्यादा दिक्कत आ रही हो, वैसे आएगी नहीं, कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। तो बस हमारा मैं बेसिक आइडिया बता देता हूँ कि परसेप्शन, जो हम परसेप्शन करते हैं, देखने का नजरिया होता है, वो डेप्थ और डिस्टेंस में कैसे काम करता है। हम कैसे भ्रमित हो जाते हैं डेप्थ और डिस्टेंस में, कि हमें पता नहीं चलता, या हमें कैसे अपीयर होता है कि इसका डिस्टेंस ये है, इसका डेप्थ ये है। तो ये सब यहाँ पे फैक्टर्स बताए गए हैं। यहाँ पे बेसिक आइडिया इनके बीच में ये है। तो तुम्हें एक एक लाइन, दो दो लाइन बस इनका पता होना चाहिए कि लीनियर पर्सपेक्टिव में क्या होता है, एरियल हैज की वजह से क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है, या फिर टेक्सचर ग्रेडियंट में क्या होता है। टेक्सचर ग्रेडियंट में जैसे मैंने बताया कि हम पास से देखेंगे तो उसका टेक्सचर दिख जाता है हमें, दूर से देखेंगे तो नहीं दिखता है, और रिलेटिव साइज से हमें क्या पता चलता है। तो ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा बाइनोकुलर क्यूज। तो बाइनोकुलर क्यूज में जैसे मैंने बताया, देखो उस फोटो में क्या है, इसकी एक ही आंख थी, यहाँ पे क्या है, इसकी दो आईज है। दैट मीन्स the cues that we receive from both eyes are known as binocular cues. These cues are more powerful than the monocular cues. The process of gaining binocular cues to assess depth is known as stereophysis. तो जो प्रोसेस होता है गेनिंग बाइनोकुलर क्यूज टू एक्सेस डेप्थ, जब हम दोनों आंखों को यूज करके हम डेप्थ का आइडिया लगाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टीरियोफिसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को स्टीरियोफिसिस बोलते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे रेटिनल डिस्पैरिटी का एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये तो तुम खुद भी करके देख सकते हो। जो भी ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने अभी रखा हुआ है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने है, तो अगर तुम दोनों आंखों से देखोगे तो उसकी पोजीशन अलग दिखाई देगी। लेकिन अगर तुम लेफ्ट आंख से देखोगे तो उसका थोड़ा सा एक अलग एरिया दिखाई देगा, और राइट आंख से देखोगे लेफ्ट आंख को बंद करके तो उसको एक अलग इमेज दिखाई देगी। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है एक क्यूब का। मान लो यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब है, या फिर हम जो लूडो में खेलते हैं ना, वो जो होता है वो मान लो। तो ये लेफ्ट आई है, राइट आई है। तो अगर मैं इधर से देखूंगा इसको तो मुझे ये वाला पार्ट दिखाई देगा। एक सेकेंड, तो ये मुझे तो अगर मैं लेफ्ट वाली आई से देखूंगा तो मुझे ये वाला पार्ट दिखाई देगा, राइट। अगर मैं राइट वाली आई से देखूंगा तो मेरे ये वाला पार्ट दिखाई देगा। तो मुझे ये ऐसा अपीयर होगा यहाँ से, और लेफ्ट से देखूंगा तो मुझे ऐसा अपीयर होगा, जबकि फिगर हमारे पास ये है। तो ये बस हमें ये बोलना चाह रहा है, रेटिनल डिस्पैरिटी। We humans have two eyes separated by the distance of average 6.3 सेंटीमीटर। जो हमारी आंखों के बीच का डिस्टेंस होता है वो 6.3 सेंटीमीटर होता है। इसीलिए the retinal image of the same object differs slightly from each other। तो जो इमेज होती है दोनों आंख जो बनाती हैं वो स्लाइटली उनमें डिफरेंस होता है। तो इसलिए क्या होता है, अलग अलग तरह से वो नजर आती हैं। इसका बेसिक आइडिया यही है। The closer an object is to the eyes, greater will be the difference in its retinal image. Our brain analyze the degree of the disparity between these two separate retinal images and produce a single image of the object to judge information on depth, height and width। तो जब हम दोनों आंखों से देखेंगे तो हम ये इसका क्या कहते हैं, जो दोनों को मिला के ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी हमें दोनों अच्छे से दिखाई देंगी। लेकिन अगर हम सिर्फ लेफ्ट आई को यूज करेंगे तो हमें ये वाला पार्ट दिखाई देगा, लेकिन अगर हम सिर्फ राइट आई को यूज करेंगे तो हमें ये वाला पार्ट दिखाई देगा। और जब हम दोनों आईज को यूज करते हैं तो हमें इस ऑब्जेक्ट की डेप्थ, डिस्टेंस और फिगर हमें पता चल जाएगी। तो ये हमें इसमें बताया गया है कि हमारे रेटिनल जो हमारी आंखें होती हैं वो कैसे इफेक्ट करता है हमारी विजुअलाइजेशन को, या फिर हमारी डिस्टेंस को जानने में, डेप्थ को जानने में कैसे हमें हेल्प करता है, या फिर कैसे उसका प्रोसेस होता है। तो ये रेटिनल डिस्पैरिटी में। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, कन्वर्जेंस इज जस्ट एन एंगल बिटवीन द टू आईज। तो जब हमारी आंखें बीच में होती हैं, ठीक है, तो उनके बीच में एंगल ए होता है, और जब हम दोनों को ऐसे कर देते हैं ना, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, एकदम पास पास लेके आ गए हैं, तो उनके बीच में जो एंगल बनता है बी, बी इज ग्रेटर देन ए। इसमें ये एक्सप्लेन किया हुआ है, आवर आईज मेक एन एंगल व्हाइल फोकसिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट नोन एज कन्वर्जेंस एंगल। जब हम अपनी आई से किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं तो उनके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस एंगल बोलते हैं। और कन्वर्जेंस एंगल फॉर डिस्टेंट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। तो जो दूर का ऑब्जेक्ट होता है और पास का ऑब्जेक्ट होता है, इसको देखने के लिए हमारा क्या होता है, जो कन्वर्जेंस एंगल होता है वो डिफरेंट होता है। और इसको समझाने के लिए अगर मैं आईज के अलावा अगर मैं कैमरे का अगर मैं एग्जांपल लूं, सो दैट विल बी बेटर आई थिंक।
तो अगर तुम्हारे पास कैमरा होगा, किसी ने DSLR अगर किसी ने यूज किया हो, तो जब हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। सपोज अगर मुझे सामने मेरी कोई चीज रखी है, उसकी फोटो लेनी है, तो मैं क्या करता हूँ, उसके लेंस को फोकस करता हूँ, है ना। लेंस को फोकस करके क्या, उसका एंगल चेंज करता हूँ, जो उसके लेंस है ना, उसके एंगल को चेंज करके उसको फोकस करता हूँ पास वाले ऑब्जेक्ट को, और फिर मैं उसकी क्लियर उसकी फोटो आती है, अदरवाइज वो धुंधला दिखता है। अगर मुझे दूर की ऑब्जेक्ट की अगर फोटो लेनी है, तो मैं अगेन मैं क्या करूंगा, फोकस को चेंज करूंगा, लेंसेज को घुमाऊंगा और उसका एंगल चेंज करूंगा, और फिर हमें क्या पता चलेगा, फिर दूसरी वाली जो दूर वाली ऑब्जेक्ट होगी उसको हम फोकस कर पाएंगे, और बाकी सब जो क्या हो जाएगा वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो ये इसमें कन्वर्जेंस एंगल का यहाँ पे टॉपिक है। तो यहाँ पे हो जाता है ये। तो अभी यहाँ पे अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ एक बार। आई थिंक बेसिक आइडिया तो सबको मिल ही गया होगा। हेलो। इफ हिमांशु एनी बेसिक आइडिया तो मिल गया। हाँ, बट आपने स्टार्ट कहाँ से करा था, एक बार ऊपर का वो कर देना। स्टार्ट मैंने किया था भाई, स्टार्ट मैंने बस शुरू से ही किया है, बस ये मैंने ये बताया था क्या क्या टॉपिक्स हैं। परसेप्शन ऑफ डेप्थ एंड डिस्टेंस, ये इसका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और मॉलिक्यूलर क्यूज, जो हम एक आंख से देखते हैं, उसके बाद हमारा क्या क्या परसेप्शन बनता है किस किस को लेके। मैं दोबारा से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, एक बार थोड़ा आराम से। तो ये परसेप्शन ऑफ डेप्थ एंड डिस्टेंस, तो परसेप्शन तो हमने पढ़ लिया पिछली यूनिट में कि परसेप्शन क्या होता है, और परसेप्शन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम किसी किसी चीजों को लेकर धारणा बनाते हैं और दुनिया को देखते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ इस यूनिट में सिर्फ हमें डेप्थ और डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि हम डेप्थ को कैसे डिफाइन करते हैं और डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, और हम कैसे मतलब वो एक्यूरेट होता है, और कैसे हम आइडिया लगाते हैं कि ये चीज हम हमसे दूर है या फिर ये चीज हमसे पास है, या फिर हम साइज को देख के आइडिया लगा लेते हैं, या फिर उस 3D में किसी चीज को देख के आइडिया लगा लेते हैं, या फिर क्या कहते हैं उसकी जो लीनियर वाला एग्जांपल आया था यहाँ पे, लीनियर पर्सपेक्टिव वाला एग्जांपल आया था कि जो जी। रेलवे ट्रैक्स होते हैं या फिर जो रोड्स होती हैं, उनके बीच में देख के कि भाई वो बहुत ही पतले पतले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो बहुत दूर तक उनका डिस्टेंस होता है। ठीक है। और जो एरियल पर्सपेक्टिव होता है, उसमें हेज वाला एग्जांपल आया था कि भाई अगर हेज अगर एनवायरनमेंट में अगर हेज अगर प्रेजेंस होती है, तो हम उसका जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का, वो क्लियरली विजिबल नहीं होता है, और हम नहीं बता सकते कि ये जो माउंटेन्स है या फिर जो भी बिल्डिंग हमें दिखाई दे रही है एनवायरनमेंट में, वो हमसे एग्जैक्ट कितनी दूर है, क्योंकि वहां पे क्या आ जाता है, धुंधला बना जाता है। दैट इज द बेसिक आइडिया। और जैसे टेक्सचर ग्रेडियंट मैंने बताया था, टेक्सचर ग्रेडियंट में सिर्फ ये था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पास से देखते हैं तो उसका टेक्सचर पता चलता है, और अगर हम दूर से देखते हैं तो उसका टेक्सचर नहीं पता चलता। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कि कोई भी फूल है या फिर कोई रोज है, तो तुम एक बार कभी नोटिस करना कि हम दूर से देखें तो हमें क्या पता चलेगा, वो बहुत ही क्लियर, स्मूथ और रेड कलर का दिखाई देगा। लेकिन अगर हम बहुत पास से जाके देखेंगे तो हमें उसका दिखाई देगा कि वो कैसे कैसे उसके अंदर वो जो बना हुआ है, वो कैसे उसके पत्ते बने हुए हैं, उसका टेक्सचर पता चल जाएगा कि उसका डिजाइन कैसा है, उनके पत्तों का डिजाइन कैसा है। या फिर पेड़ के अगर तुम कोई ट्री है, उसके पत्ते अगर तुम देखोगे तो दूर से हमें सिर्फ ग्रीन कलर के दिखाई देंगे, स्मूथ दिखाई देंगे, लेकिन पास जाके हमें दिखाई देता है ना कि भाई पास जाके अगर देखेंगे तो ये जैसे मान लो तुम्हारे ये लीव है कोई, तो इसमें ऐसे ऐसे करके होता है ना, ये ऐसे ऐसे करके देखो, जी, हाँ ये सब होता है। और बीच में क्या जी। होता है, इनके कुछ कुछ रफ सरफेस होता है ना, ऐसे ऐसे हाँ करके तुम जी। देखोगे तो स्मूथ नहीं होता, वो रफ होता है। तो बेसिकली टेक्सचर ग्रेडियंट में क्या होता है, दूर से देखेंगे तो हमें सिंपल दिखाई देता है, लेकिन पास से देखेंगे तो उसका टेक्सचर भी हमें दिखाई देगा। तो दैट्स द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस। इसके बाद बाइनोक्यूलर में आता है कि हम जब दोनों आंखों से दोनों आंखों से जब हम देखते हैं, दोनों आंखों से कोई भी हम परसेप्शन बनाते हैं किसी भी डेप्थ का या डिस्टेंस का, तो कैसे डिफर करता है। तो रेटिनल में मैंने बताया कि लेफ्ट से देखेंगे तो वो थोड़ा सा उसके अलग दिखाई देगा, अगर राइट से देखेंगे तो थोड़ा सा वो अलग शेप दिखाई देगी। जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो उसकी वो दोनों को मिला के जो शेप बनती है वो हमें दिखाई देती है, और उससे हम आइडिया लगाते हैं कि उसकी डेप्थ कितनी है और हमसे उसका डिस्टेंस कितना है, ये सब आइडिया हमें पता चलता है। कन्वर्जेंस में क्या होता है, कन्वर्जेंस एंगल मैंने बता दिया कि जब दोनों आंखों के बीच का एंगल होता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं, ये आई लेफ्ट होगी, ये आर होगी, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, ये वाला एंगल जो होगा, इसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंस एंगल। और कन्वर्जेंस एंगल डिफरेंट हो जाता है, अगर हम दूर का ऑब्जेक्ट देखेंगे तो डिफरेंस हो जाएगा, और अगर पास वाला देखेंगे तो भी डिफरेंट हो जाएगा। तो ये बेसिक आइडिया है इस यूनिट के अंदर यहाँ तक। ठीक है, डन डन। तो इसके बाद ये शायद 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इल्यूजन तो मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आसान ही है। और इसके बाद 1-2 टॉपिक बच गए हैं, इसको हम शायद कल कवर कर लेंगे क्योंकि 8 बज गए हैं अभी। ठीक है, और ये तो हो जाएगा, कल मैं इसको कवर कर लूंगा, 10-15 मिनट में कवर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यूनिट जो आती है वो आती है शायद, मैं बता देता हूँ एक बार, ये है थिंकिंग एंड लैंग्वेज। तो इसमें आ जाएगा थिंकिंग एंड लैंग्वेज।
कि हमारी थिंकिंग और लैंग्वेज का प्रोसेस क्या क्या है। और इसके बाद आ जाएगी हमारी लर्निंग एंड मेमोरी, और बहुत जल्दी हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद तुम डिस्कस कर लेना सब लोग कि भाई इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है जो ज़्यादा इश्यूज आते हों या फिर जिसमें प्रॉब्लम हो, या फिर जो इसके बाद पढ़ना चाहिए। अदरवाइज मैं अपने हिसाब से जो मेरे को लगेगा सही मैं उसको स्टार्ट करा दूंगा इस इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के बाद। इसके अलावा अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो दे कैन आस्क। नहीं, डाउट तो नहीं है कोई। एनीथिंग एल्स? किसी को अगर पूछना हो, कोई डाउट हो, अगर कुछ ना समझ में आया हो, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बोल देना भाई। मैं कोई ऐसा ट्रेन टीचर नहीं हूँ, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि जो पढ़ा है वो पढ़ा दूं, और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल लैंग्वेज में ही पढ़ाऊं। वैसे बहुत सारे टर्म्स आते हैं इसमें अलग अलग, लेकिन बायोसाइकोलॉजी में हम थोड़ा और बायोलॉजी की टर्म्स पढ़ेंगे, देखेंगे। लेकिन अभी तो इंट्रोडक्शन ही है, तो मुझे पता नहीं है कि किसका क्या बैकग्राउंड है, किसने क्या पढ़ के आया है, कौन कहीं नहीं पढ़ के आया है। तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एकदम सिंपल वे में मैं समझा दूं, एकदम सिंपलर वे में, ताकि तुम्हें कैप्चर हो जाए तुम्हारे माइंड में, तुम्हें ज्यादा टर्म्स याद करने की जरूरत ना पड़े। एक बार रफ आइडिया मिल जाए, उसके बाद तुम रीड आउट करोगे तो तुम्हें खुद ही आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार ये डेप्थ में क्या बोलना चाह रहा है। इसके अलावा सर, भाई सेकंड सेशन सर सेकंड सेशन मैंने मिस कर दिया है, तो इज इट पॉसिबल कि आप रिकॉर्डिंग शेयर करें? हाँ, रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगा। पता नहीं अभी मैंने रिकॉर्डिंग करी तो है, लेट मी चेक कि रिकॉर्डिंग कैसी हुई है। उसके बाद मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, एंड लेटर आई विल शेयर यू द लिंक। यू कैन एक्सेस योर यूट्यूब एंड यू कैन चेक द वीडियो एंड यू कैन रेफर इट लेटर। ओके, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? नो। No? Okay, fine then. If you do not have any kind of doubts, then good night. Have a good day. और एक बार पढ़ लेना जरूर, पढ़ोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। एक बार रीड आउट जरूर कर लेना। मैंने कोशिश की है कि रफली मैं सारा ही एक्सप्लेन कर दूं, मैं ऐसा कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ बीच में। तो एक बार रीड आउट कर लेना, भी पढ़ने में भी आसान होगा क्योंकि मैं बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हें भी इतना मुश्किल होगा नहीं दोबारा से पढ़ने में। जी। ठीक है गाइस, देन हैव अ गुड डे, गुड नाइट। Thank you so much, Himanshu, for taking this थैंक यू, session. थैंक यू गाइस। एक बार कल टाइम बता देना। हाँ हाँ कल जरूर, same तुम time डिस्कस कर लेना। अगर किसी को कोई इशू हो टाइमिंग को लेके तो ग्रुप में डिस्कस कर लेना, देन वी विल टेक द फर्दर सेशंस। कल का तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं। चलो ठीक है, ओके, बाय, गुड ओके नाइट, बाय, थैंक यू। गुड नाइट।